स्टार्ट है। हाय, पहले सांस ले ली जाए। चैट्स चैट्स क्या है? वही खोल रहा है। हाय राम। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। क्या मेरे बहुत ही प्यारे प्यारे जग से न्यारे सपोलो को नजर आ रही है आपकी प्यारी प्यारी जग से न्यारी समाप्ति मैम? एक बारी पहले बता दो बेटा, ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या? मैम केसी ऑन कर देना, बट एकदम नॉर्मल, ठीक है? और पानी। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग गाइज। आज का दिनांक है 1 अगस्त 2024। ओ सॉरी, 2025 है ना भाई? मैम तो खैर 90s में जी रही हैं, लेकिन कोई बात नहीं, ठीक है? 2025 is the date, is the year, and the date is 1 August, and here I am, very nice, प्यारी प्यारी जग से न्यारी समाप्ति मैम, the supremely talented मैम with the supremely talented kids। काश मैं ऐसा बोल पाती, बट गुड मॉर्निंग बेटा, गुड इवनिंग बेटा। सब कुछ उल्टा हो रहा है, इवनिंग का मॉर्निंग हो रहा है, मॉर्निंग का इवनिंग हो रहा है। आज हमें पढ़ना है बेटा कैंसर, ठीक है? अभी अभी मैं एक क्लास लेके आई हूँ, एक्चुअली बैक टू बैक क्लास हो जाती है, ठीक है? इतनी जल्दी जल्दी मैंने खाना खाया, ठीक है? आवाज निकालते निकालते जिस एनर्जी से एक्चुअली आवाज निकलती है, तो बिल्कुल आपको ना चेस्ट में ऐसा लगता है कि दर्द हो रही है। तो मेरे को एक्चुअली में वैसा ही हो रहा है, ठीक है? पर कोई बात नहीं बेटा, तुम जब बेटा दिमाग में दर्द के साथ, खैर आधों के पास है ही नहीं, उसके साथ पढ़ लेते हो, तो ये तो बेटा मैं मैनेज कर ही सकती हूँ, ठीक है ना? क्या बात है मैम, आपकी शुरुआत मैम कितनी अच्छी होती है लेक्चर्स की। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है ना? लेक्चर की शुरुआत ही इतनी बढ़िया होती है बेटा। तुम्हारे साथ बेटा अगर मैं मजाक मस्ती नहीं करूंगी, आई मीन तुम्हारे अगर मैं सच नहीं बताऊंगी, सच का आईना नहीं दिखाऊंगी, तो कौन दिखाएगा बेटा? आईना दिखाने वाला कोई तो होना चाहिए, है ना? तो बताना पड़ेगा बेटा। और ये है मेरा टेलीग्राम चैनल, जहां मैं बेटा वही करती हूं जो तुम कह रहे थे ना। अरे भाई, सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स मैं यहाँ बताती हूँ, तो यहाँ मेरी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, ठीक है? नहीं करना तो जो करना है करो बेटा, वैसे भी क्या ही कर रहे हो तुम। और उससे पहले बेटा हम शुरू करेंगे समाप्ति एक्सप्रेस, ठीक है? नो वॉइस, ओके बेटा। अभी अभी वॉइस का भी इंतजाम करते हैं, ठीक है? कि वॉइस आ जाए आपके पास। चलिए, बहुत बढ़िया बेटा, ठीक है? शुरू करते हैं हम समाप्ति एक्सप्रेस। बेटा कोई लॉजिक नहीं है, चुपचाप से पढ़ाई करो, ठीक है ना? कभी कभार बेटा, खैर मैं बोल रही ना, मैं जितनी बातें तुमको बोलूंगी ना, सब में तुम्हारी बेइज्जती होगी, तो मैं नहीं बोलना चाह रही आगे, इट्स ओके। शुरू करते हैं बेटा आज का। ब्लर ब्लर क्या आ रहा है? क्या ब्लर आ रहा है? मैं ब्लर आ रही हूं? अभी ठीक है? लैग हुआ था, अभी ठीक है? शुरू करें समाप्ति एक्सप्रेस। और आज हमें बेटा थोड़ी सी ना एड्स का जो बचा हुआ था एनसीईआरटी का, ये वाला डायग्राम मुझे दिखाना था, और वो वाला पार्ट जो प्रिवेंशन वाला पार्ट था, उसकी एनसीईआरटी की रीडिंग करानी थी, वो एनसीईआरटी की रीडिंग कराऊंगी। फिर कैंसर वाला टॉपिक बेटा स्टार्ट करेंगे। कैंसर खत्म होने के बाद बेटा सिर्फ और सिर्फ एक ही टॉपिक बचा होगा आपके इस चैप्टर का, ड्रग्स एंड अल्कोहल, एंड उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस, जैसे कि हम एज यूजुअल करते हैं, ठीक है ना? और आज कैंसर वाला टॉपिक पढ़ने के बाद मैं अगली क्लास में आपको कैंसर और एड्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी क्लास में करा दूंगी, ठीक है ना? दोनों टॉपिक्स के कंबाइंड क्वेश्चंस कर लेंगे, कैंसर एड्स, ओके? शुरू करते हैं बेटा समाप्ति एक्सप्रेस। एक बारी देखो आपको कितनी चीजें याद आ रही है, ठीक है? तो हमने एड्स के बारे में पढ़ा, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। वर्ल्ड एड्स डे मनाया जाता है 1 दिसंबर। पूरी दुनिया भर में बेटा एड्स ऑफ कोर्स बहुत खतरनाक है, इसका प्रिवेंशन ही हो सकता है, इसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं है। इन्फेक्शियस वायरल इन्फेक्शन होता है, जो पॉजिटिव एजेंट होता है दैट इज ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, HIV। एक रेट्रोवायरस है, इसमें जेनेटिक मटेरियल होता है आरएनए, इसके पास 2 सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होते हैं, इसके पास रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होता है, इसके पास इंटीग्रेज एंजाइम होता है। ये एक ऐसा वायरस है जिसपे तुम देखोगे बेटा कि बाहर की तरफ, अगर तुमने वायरस का स्ट्रक्चर अपनी अपनी बेटा नोट्स में खोल के देखो, एक
लिपिड बाइलेयर की मेम्ब्रेन होती है जिसमें आपको जीपी 120 बाहर की तरफ दिखते हैं और मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ आपको दिखता है जीपी 41। ऐसा ही तुमने बनाया था वायरस की स्ट्रक्चर, इस तरीके से तुम बनाते हो बेटा। तो कैप्सूलेटेड वायरस है बेसिकली, ये जीपी 120, ये जीपी 120 और ये होता है जीपी 41 और ये है लिपिड बाइलेयर, ठीक है। अंदर की तरफ प्रोटीन की बेटा कवरिंग है, ठीक है ना। एक है आपके पास प्रोटीन की कोटिंग जिसे कहते हैं P17 बाहर की तरफ, P24 अंदर की तरफ। नंबर से याद रखने का तरीका मैंने आपको बताया था। इसके अंदर 2 सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, 2 रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, इंटीग्रेज, इस तरीके की बेटा एंजाइम्स होती हैं, ठीक है ना। इसके बाद बेटा मैंने आप लोगों से कहा लैग तो हो ही नहीं रहा है बेटा, अभी तो सब ठीक है, अभी तो सब ठीक है, लैग कहां हो रहा है सपोलो? यस यार लैग हो रहा है क्या? एक बार चेक करना, लैग तो नहीं हो रहा है, पहले हुआ होगा लेकिन अब कुछ नहीं लैग हो रहा वैसे। फिर बेटा हमने क्या बोला, हमने इस तरीके से वायरस का स्ट्रक्चर पढ़ा और हमने कहा कि ये वायरस जो होता है अपने जेनेटिक मटेरियल को इंसर्ट करता है जब वो हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर एंटर करता है, हमारे सेल्स पर अटैक करता है। बट उसकी लाइफ साइकिल पढ़ाने से पहले मैंने आप लोगों को बताया था क्या क्या तरीके से एड्स बेटा एक इन्फेक्टेड इंसान से हेल्दी इंसान तक पहुंचता है। ये एक एक्वायर्ड बीमारी है तो कंजेनाइटल तो नहीं है, सब ठीक है ना, पहले हुआ था ना। एक कंजेनाइटल प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि मदर से भी अगर बेबी को हो रहा है तो मदर ने अपने में से एक्वायर किया होगा, सो इट इज अ एक्वायर्ड, ठीक है। ग्रुप ऑफ सिम्टम्स आपको दिखते हैं जब एड्स होता है तो इम्यून सिस्टम इतना वीक हो जाता है कि आपको अपॉर्चुनिटिक इन्फेक्शंस भी होने लग जाते हैं, माइकोबैक्टीरियम, डिफरेंट वायरसेस, डिफरेंट फंजाई, डिफरेंट प्रोटोजोअन्स जो शायद नॉर्मली आपको इन्फेक्ट नहीं कर पा रहे थे, लेकिन जब आपका इम्यून सिस्टम इतना वीक हो गया तो वो भी आके आपके ऊपर अटैक कर रहे हैं, ठीक है ना। हम कहते हैं बेटा कि it can transfer due to if an infected mother is there, infected mother to the baby, it can transfer due to contaminated नहीं इन्फेक्टेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ऐसे ब्लड ट्रांसफ्यूजन अगर हो रहे हैं जो इन्फेक्टेड ब्लड है, अगर ऐसा ब्लड चढ़ जाए तो इससे फैल रहा है। ड्रग अब्यूजर्स बहुत हाई रिस्क पे होते हैं, मैंने बोला था कि ड्रग अब्यूजर्स, मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स, या अगर मदर को है तो बेबी हाई रिस्क पे होते हैं एड्स होने के, क्योंकि जो इंट्रावीनस इंजेक्शंस लेते हैं बेटा ड्रग्स के थ्रू, इंट्रावीनस इंजेक्शंस नीडल्स के थ्रू बहुत जल्दी फैलता है। अगर कोई भी इन्फेक्टेड इंडिविजुअल है उससे हेल्दी इंडिविजुअल में बहुत इजीली ये फैल जाता है क्योंकि बॉडी फ्लूइड्स के थ्रू फैल रहा है। हैविंग सेक्सुअल इंटरकोर्स विद द पर्सन हु इज ऑलरेडी इन्फेक्टेड, इस तरीके से बेटा एड्स बहुत इजीली फैल जाता है। लैग अगेन, लैग कहां हो रहा है भाई? कुछ लैग नहीं हो रहा, मेरे को पढ़ाने दो फिर मैं लैग पूछती हूं तुमसे, ठीक है। इसके अलावा बेटा मैंने आपसे कहा था कि जब ये वायरस आपकी बॉडी के अंदर एंटर करता है सबसे पहले ये किस पे अटैक करता है? सबसे पहले ये अटैक करता है मैक्रोफाजेस पे। फिर ये किस पर अटैक करता है? साइमल्टेनियसली ये अटैक करता है आपके टी हेल्पर सेल्स पे। मैक्रोफाजेस के ऊपर जब ये अटैक करता है तो मैक्रोफाजेस एज अ फैक्ट्री काम करते हैं एचआईवी के लिए, ठीक है ना। और जब ये वायरस आपकी बॉडी के अंदर सेल्स के साथ इंटरैक्ट कर रहा है तो वहीं पे आपके जीपी 120 काम आते हैं। वायरस का जीपी 120 आपके सेल्स के ऊपर प्रेजेंट CD4 के साथ में इंटरैक्ट करता है और अपने एंजाइम्स और अपना जेनेटिक मटेरियल सेल के अंदर डाल देता है। जब वो अपना जेनेटिक मटेरियल बेटा सेल के अंदर डालता है तो जेनेटिक मटेरियल होता है इसका आरएनए। मैंने आपको आपकी बॉडी का सेंट्रल डोग्मा पढ़ाया था। सेंट्रल डोग्मा का मतलब होता है डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से प्रोटीन्स बनते हैं। ये आपकी बॉडी का नॉर्मल सेंट्रल डोग्मा है। डीएनए से जब डीएनए बनता है तो डीएनए की कॉपी बनी तो रेप्लिकेशन कहलाता है। डीएनए से आरएनए बनता है तो इसे बोला जाता है ट्रांसक्रिप्शन। आरएनए से प्रोटीन बनता है तो इस स्टेप को बोला जाता है ट्रांसलेशन। ये आपकी बॉडी का नॉर्मल सेंट्रल डोग्मा है। यूजुअली डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से प्रोटीन बनता है। इसका जेनेटिक मटेरियल है आरएनए। जब भी आपने आरएनए को इंसर्ट करता है तो मैम इसके पास तो एक एंजाइम है ना, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, जो रिवर्स डायरेक्शन में ट्रांसक्रिप्शन करती है। ब्लर यार पता नहीं क्या हो रहा है भाई। अच्छा तुम्हें आवाज तो सुनाई दे रही है ना? एक बार मुझे रिवाइज तो करा लेने दो। आवाज सुनाई दे रही है ना? फिर मैं इस ब्लर को चेक कराती हूं, ठीक है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्या करती है? आरएनए से डीएनए बनाती है। तो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है तो पहले सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए बनता है। इस सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए को बोला जाता है cDNA। सी का मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। आपके पास जेनेटिक मटेरियल डीएनए है। वायरस को आप ही बॉडी की मशीनरी को यूज करके अपने प्रोटीन्स, अपने आरएनए इसको सिंथेसाइज करना है।
भाई ब्लर हो रहा है, लैग हो रहा है बहुत बार। एक बारी बैठ जाओ 2 मिनट, पहले मेरे को रिवाइज करा लेने दो, फिर मैं आपको बताती हूँ कि क्या दिक्कत है, ठीक है। आरएनए से डीएनए जब बनता है तो उल्टे डायरेक्शन में ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन का मतलब होता है डीएनए से आरएनए बनना, बट इनके में आरएनए से डीएनए बनता है। इस डीएनए को सीडीएनए बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। इसे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। पहले सिंगल स्ट्रैंडेड बनता है, फिर डबल स्ट्रैंडेड बनता है, सो दैट आपके डीएनए से इस वायरस का डीएनए जाके अटैच हो सके। एक बार वायरस आपके डीएनए का हिस्सा बन गया तो जो चीजें आपकी डीएनए करेगी वही ये भी कर सकता है। आपके डीएनए से आरएनए बनेगा तो इसका भी आरएनए बनेगा, इसका भी आगे जाके प्रोटीन्स बनेंगे। इस तरीके से नए नए वायरस के प्रोजेनी बनने लगते हैं। मैक्रोफाजेस एक्ट लाइक अ फैक्ट्री ऑफ एचआईवी। Simultaneously, your T helper cells are attacked and their number reduces from 1200 per mm cube to 200। इतना कम हो जाता है बेटा कि आपकी इम्यून सिस्टम बिल्कुल ठप हो जाती है, जिसकी वजह से बेटा अपॉर्चुनिटिक इन्फेक्शंस आपको होने लगते हैं। और ऐसे सिम्टम्स होते हैं इनिशियली जो आपको पहचान में नहीं आते, इसीलिए बेटा एड्स के केस में पता नहीं चलता है। देयर इज अ टाइम लैग। जब किसी को एड्स का इन्फेक्शन होता है तो 5 से 10 साल लग जाते हैं सिम्टम्स आने में, विच इज इट्स वेरी डिफिकल्ट। लोगों को सोसाइटी से बेटा डिस्कार्ड कर दिया जाता है, अलग बैठो, छुओ मत, छूने से फैलता नहीं है ना। ऐसी चीजें नहीं करनी चाहिए, इसीलिए लोग बताते नहीं है और फिर छुपाने की वजह से ये चीजें ज्यादा होती हैं। मैंने आपको बताया था नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन नैको, ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। काफी सारे एनजीओज भी हैं जो लोगों के बीच में अवेयरनेस क्रिएट करने का काम कर रहे हैं, क्योंकि आप कहते हो कि इसका प्रिवेंशन है, इसका कोई बेटा ट्रीटमेंट नहीं है। जो आप एंटी रेट्रोवायरल ड्रग से ट्रीटमेंट करते हो, AZT मैंने आपको बताया होगा, ये एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स केवल और केवल बेटा बंदे के 2-4 साल लाइफ को इंक्रीज कर सकते हैं, ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन को रोकते हैं। कल मैंने तुम्हें पूछा था कि बेटा ये पता है तुम्हें ये क्या करते हैं? एक्चुअल में ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज को ब्लॉक करते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन को होने से रोकते हैं, ठीक है। ये जो ड्रग्स है, बट दे कैन ओनली इंक्रीज द लॉन्जेविटी, लाइफ को बढ़ा सकते हैं, बट क्योर नहीं कर सकते। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी बेटा अवेयरनेस और बहुत सारी चीजें कर रहा है एड्स को रोकने के लिए। सेफ ब्लड बैंक्स बना रहा है, फ्री कॉन्डोम डिस्ट्रीब्यूशंस के लिए ये प्रमोट कर रहा है। हेल्थ चेकअप रेगुलर हो, इसको बेटा प्रमोट कर रहा है, ठीक है ना। इस तरीके से बेटा कुछ स्टेप्स वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी ली है। अब बेटा मैंने आपको रिवाइज करा दिया है, अब मैं एनसीईआरटी की रीडिंग कराऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं आपसे पूछ लेती हूं, मुझे तो नहीं दिख रहा है अब ब्लर, बीच में ब्लर हुआ था। आप बेफालतू की स्पैमिंग मत कीजिए, समाप्ति एक्सप्रेस खत्म हो गया है। अगर आपको ब्लर, और प्लीज यार एक क्लास तुम करने आते हो, उसमें तुम बेटा यार ऐसे करोगे तो कैसे चलेगा? बताओ ब्लर आ रहा है या नो ब्लर आ रहा है? जिंदगी तो तुम्हारी वैसे भी बेटा, समझ रहे हो ना, फिर मैं तुम्हारी बेइज्जती करूंगी कहोगे। चलो बता दो क्या है। हाँ, ट्रीटमेंट डायग्नोस्टिक टेक्निक होती है एलाइजा। डायग्नोसिस के लिए एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे नाम की एक टेक्निक होती है, जिसके बारे में बायोटेक्नोलॉजी में हम पढ़ेंगे, उसका इस्तेमाल करते हैं। और कंफर्म करने के लिए बेटा की कंफर्म ही हो जाए तो वेस्टर्न ब्लॉटिंग करते हैं। वेस्टर्न ब्लॉटिंग आपकी एनसीईआरटी में नहीं है, एलाइजा आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है कंफर्मेटरी वो डायग्नोस्टिक के लिए, डायग्नोसिस के लिए। और एलाइजा के बारे में बायोटेक में मैं पढ़ाऊंगी भी तुम्हें, ठीक है ना। चलो यस, अब मैं एक बारी पोल का रिजल्ट चेक कर लेती हूं। ये तो तुमने 2 मिनट में मार्क कर दिया होगा। मुझे नहीं लग रहा कोई ब्लर हो रही है, तो प्लीज बेटा यार स्पैमिंग नहीं करना यार। स्टॉप पोल, बी ऑप्शन। ये देखो, ये स्पैमर्स है मुझे लग रहा है। अब मैं जब ऐसे बोल दूंगी ना तो कहेंगे इसमें क्या लीडर बोर्ड देख रही हूं मैं। अब जब मैं ऐसे बोलती हूँ ना तो कमेंट्स के बाद बच्चे कहते हैं कि मैम यार हम सच बोल रहे थे, ब्लर हो रहा है। अभी नहीं हो रहा है, हुआ था मैंने देखा, लेकिन अब नहीं हो रहा है। छोटू सा लैग हुआ था, छोटू सा ब्लर हुआ था, अब नहीं हो रहा है, ठीक है। चलो एनसीईआरटी का पहले मैं तुम्हें बेटा जो कल बचा हुआ था ना, एक बारी पहले वो रीड करा देती हूँ, और उसके बाद बेटा हम कैंसर टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। ओके जी, क्या हम तैयार हैं? क्या हम तैयार हैं मयंक? अब जा सकता है तो कोई नहीं, थैंक यू। पानी भिजवा देना बस, ठीक है बेटा। एक बार एनसीईआरटी का ये डायग्राम देख लो जो कल की क्लास में हमारा थोड़ा सा रह गया था। ये बेटा रेट्रोवायरस है, रेट्रोवायरस है, ये आपके सेल्स को इन्फेक्ट कर रहा है, अपना जेनेटिक मटेरियल अंदर डाल रहा है।
आरएनए से डीएनए बनता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की वजह से। यहां डायरेक्टली दिया हुआ है वायरल डीएनए इनकॉर्पोरेटेड इनटू द होस्ट, इसमें इंटीग्रेज नाम का एंजाइम काम आता है, इंटीग्रेट करने का काम करता है, आपके डीएनए के साथ में ये जुड़ जाता है। जैसे जैसे आपके डीएनए से आरएनए बनता है, ये भी बेटा आरएनए बनाता है। न्यू वायरल आरएनए इज प्रोड्यूस्ड इन द इन्फेक्टेड सेल। नई नई वायरसेस बनती है, न्यू वायरसेस आर रेडी टू इन्फेक्ट द न्यू सेल्स। मैंने आपको कल ये वाला पार्ट तो पढ़ा दिया था, लेकिन इसमें ये डायग्नोसिस वाला पार्ट नहीं पढ़ाया था। देखो, अ वाइडली यूज्ड डायग्नोस्टिक टेक्निक फॉर एड्स इज एलाइजा एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। द ट्रीटमेंट ऑफ ड्रग्स विद एंटी रेट्रोवायरल ड्रग इज ओनली पार्शियली इफेक्टिव। पार्शियली इफेक्टिव है, जिंदगी बढ़ा सकता है, जिंदगी बचा नहीं सकता। जिंदगी बढ़ा सकता है बट जिंदगी बचा नहीं सकता। एक सेकेंड देना बेटा। हेलो, हाँ जी, अब भैया मैं घर पे नहीं हूँ, शूराग के अंदर रखा हुआ है सामान, आप प्लीज ले लीजिए। हाँ जी, थैंक यू। तो वाइडली यूज डायग्नोस्टिक टेक्निक एड्स इज, सॉरी, डायग्नोस्टिक के लिए हम, डायग्नोसिस के लिए हम यूज करते हैं बेटा एलाइजा। बोला है ट्रीटमेंट विद एंटी रेट्रोवायरल ड्रग, ये पार्शियली इफेक्टिव है क्योंकि जीवन दे नहीं सकता, जीवन के कुछ साल और दे सकता है बेटा। दे कैन ओनली प्रोलॉन्ग द लाइफ ऑफ द पेशेंट बट कैन नॉट प्रिवेंट द डेथ विच इज इनएविटेबल। मौत तो निश्चित है, ठीक है ना। चलिए, प्रिवेंशन ऑफ एड्स के बारे में अगर हम बात करें, एज एड्स हैज नो क्योर, प्रिवेंशन इज द बेस्ट ऑप्शन। प्रिवेंशन इज द बेस्ट ऑप्शन बेटा। मोर ओवर, HIV infection more often spreads due to conscious behavior pattern and is not something that happens inadvertently like pneumonia or typhoid। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है बेटा, इसको एक बार ध्यान से सुनो। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, एनसीईआरटी जब भी रीड कराती हूँ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन के लिए बहुत हेल्पफुल है। देखो, बोला है कि HIV हमारे कॉन्शियस बिहेवियरल पैटर्न्स की वजह से होती है। ऐसा कुछ एड्स में नहीं है कि जैसे टाइफॉइड हो गया आपको निमोनिया होगा, आपको पता नहीं चलेगा। मोर लाइकली बोला है, नॉट ऑलवेज। मोर ऑफन बोला है, नॉट ऑलवेज, क्योंकि अगर किसी ने गलत खून चढ़ा दिया तो फिर तो आपको नहीं पता चलेगा बेटा। बट यूजुअली अब ड्रग अब्यूजर्स को तुम क्या समझाओगे बेटा, है ना, जिसके मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स है उनको तुम क्या समझाओगे बेटा। तो ये कह रहे हैं कि कॉन्शियस बिहेवियर पैटर्न से होता है ना, और इसीलिए बेटा इसको प्रिवेंट करना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योर तो है नहीं। ऑफ कोर्स आगे ये भी बात बोलिए, इन्फेक्शन इन द ब्लड ट्रांसफ्यूजन पेशेंट या फिर बच्चे को अगर हो गया, इट मे टेक प्लेस ड्यू टू पुअर मॉनिटरिंग। इसका तो हम नहीं कुछ कह सकते। द ओनली एक्सक्यूज मे बी इग्नोरेंस एंड इट हैज बीन राइटली सेड डोंट डाई ऑफ इग्नोरेंस। इसीलिए सही कहा है किसी ने, एटलीस्ट इग्नोरेंस से तो मत मरिए, है ना। इन आवर कंट्री नाको यानी कि नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन and different NGOs beta, non-government organization, they are doing a lot to educate people. They are doing a lot to educate people. We are doing a lot to educate people. And what people are doing? Spamming. ठीक है, एजुकेशन देना तो बहुत ठीक है, देखना भी इंपॉर्टेंट है, एप्लीकेशन भी तो जरूरी है ना यार, ठीक है। World Health Organization has started a number of programs to prevent spreading of HIV, making blood banks, safe blood banks from HIV से infected now, ensuring the use of disposable needles। कल लिखाया था कि भैया डिस्पोजेबल नीडल्स यूज करो वन टाइम वाले, या सिरिंजेस पब्लिक या प्राइवेट हॉस्पिटल्स और क्लिनिक्स में। फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्डोम्स, कंट्रोलिंग ड्रग अब्यूज को भी कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। सेफ सेक्स को एडवोकेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि सेफ सेक्स क्या होता है। रेगुलर हेल्थ चेकअप्स को बेटा प्रमोट कर रहे हैं, ठीक है। ये बहुत जनरल एक बात लिखी हुई है, इन्फेक्शन विद HIV और एड्स समथिंग दैट शुड नॉट बी हिडन, सिंस देन द इन्फेक्शन में स्प्रेड टू मेनी मोर पीपल। इसको छुपाया नहीं जाना चाहिए, बट क्यों छुपाया जाता है तुम्हें तो पता ही अच्छी तरीके से। तो बोला इसको छुपाना नहीं चाहिए क्योंकि छुपाने से ही ज्यादा फैलेगा। एड्स इन्फेक्टेड पीपल नीड हेल्प एंड सिंपैथी इंस्टेड ऑफ बीइंग शेम्ड और शन्ड बाय द सोसाइटी। उनको सिंपैथी और हेल्प चाहिए होती है, ना कि उसको बैन कर दो सोसाइटी से। अनलेस सोसाइटी रिकॉग्नाइजेज इट एज अ प्रॉब्लम to be dealt in a collective manner, the chances of widespread of disease increases manifold। जब तक सोसाइटी इसकी एक्सेप्टेंस नहीं रखती, इसको रिकॉग्नाइज नहीं करती है कि ये एक प्रॉब्लम है और इसको हम मिलकर डील करें, तब तक बेटा आप इसको रोक नहीं सकते, ये फैलेगी ही फैलेगी। It is a malady that can only be tackled by the society and medical fraternity acting together to prevent the spread of this disease। बहुत जनरल बात कही हुई है, मेडिकल फ्रेटर्निटी और सोसाइटी को मिलके बेटा इस चीज पर इसको हैंडल करना चाहिए, तभी आप इस बीमारी को प्रिवेंट कर पाएंगे। एनसीईआरटी पूरी रीड करा दी, हालांकि बहुत जनरल बातें भी थी। आई थिंक अभी कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। अब हम आगे बेटा बढ़ रहे हैं कैंसर की ओर, और मैं चार्ट्स बिल्कुल ऑफ कर दूंगी और फिर बेटा हम पढ़ते हैं, ठीक है ना।
चलो यस, शुरू करते हैं कैंसर का टॉपिक। कैंसर अगेन बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आपको बहुत सारी चीजें आज नई नई कैंसर के बारे में समझ में आएगी। क्या कॉजेज होते हैं कैंसर के एग्जैक्टली मैम, अगर कहीं पे ट्यूमर बन जाता है, क्या सारे ट्यूमर कैंसरस हैं मैम, क्या कैंसर का भी कोई ट्रीटमेंट नहीं है मैम, अगर ट्रीटमेंट है तो क्या ट्रीटमेंट है मैम, क्या डायग्नोसिस होती है, ये सारी चीजें आज हम कैंसर के टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। One of the most dreaded disease in the human beings, one of the most खतरनाक disease that causes many death in the human population is cancer and it is non-infectious, ठीक है ना। और आई एम श्योर तुम्हें बहुत मजा आने वाला है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना। यू विल एंजॉय दिस टॉपिक, ठीक है। चलिए, कैंसर की अगर हम बात करें तो कैंसर के बारे में सबसे पहले हम लिखेंगे मैम, कैंसर के बारे में हम लिखेंगे मैम, वन ऑफ द मोस्ट ड्रेडेड यानी डेडलीएस्ट, यानी कि डेडलीएस्ट disease causing many deaths across worldwide, ठीक है। नॉन इन्फेक्शियस है, ऑब्वियस सी बात है मैम, नॉन इन्फेक्शियस है। और सबसे पहले हम कैंसर में ना प्रॉपर्टीज ऑफ कैंसरस सेल्स पढ़ेंगे, ठीक है। और फिर हम टाइप्स ऑफ ट्यूमर पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू भैया। अरे भैया ये ठंडा है क्या? ठंडा नहीं चाहिए, ठंडा है, देखो नॉर्मल चाहिए, ठीक है। सबसे पहले बेटा हम कैंसर सेल्स की प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं कि व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ कैंसरस सेल। क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, कैसे एक कैंसरस सेल, कैंसर वर्ड या ट्यूमर वर्ड हम कब यूज करते हैं, ये लिख लिया आप लोगों ने। ट्यूमर का मतलब होता है मास ऑफ सेल, नियोप्लाज्म बोलते हैं कि सेल्स डिवाइड कर रही है, डिवाइड कर रही है और मास ऑफ सेल बना ले रही है, जिसे हम ट्यूमर कहते हैं। क्या हर ट्यूमर कैंसरस होता है? नहीं बेटा, कुछ ट्यूमर्स खतरनाक होते हैं जो कैंसरस होते हैं, कुछ नहीं होते हैं। पर मैम इस तरीके से सेल्स डिवाइड क्यों करती है अनकंट्रोल तरीके से? ऑब्वियसली बेटा कुछ तो गड़बड़ हुई है ना, इसीलिए, ठीक है ना। तो आप बेटा अब हम क्या करने वाले, हम पढ़ने वाले नॉन इन्फेक्शियस, अच्छा नॉन इन्फेक्शियस, ठीक है। अब हम पढ़ने वाले कि कैंसर सेल्स को एक नॉर्मल सेल से आप कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। एक नॉर्मल सेल में ऐसी क्या प्रॉपर्टी होती है जो एक कैंसरस सेल में लूज हो जाती है? नीट में आए हुए इसमें से सवाल हैं, बहुत इजी है और बहुत मजेदार है बेटा, बहुत इजी है और बहुत मजेदार है। हम शुरू करने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ, क्या कर रही हूं मैं, प्रॉपर्टीज ऑफ कैंसरस सेल। प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे सबसे पहले कि क्या क्या प्रॉपर्टी होती है कैंसरस सेल की। सबसे पहली प्रॉपर्टी तो बेटा यही होती है जिसकी वजह से ट्यूमर बनता है। सबसे पहली प्रॉपर्टी तो यही होती है बेटा जिसकी वजह से ट्यूमर बनता है, एंड दैट इज अनकंट्रोल्ड अनरेगुलेटेड सेल डिवीजन। आपके बॉडी में, लेट मी टेल यू, अब एनसीईआरटी ने ना बेटा, मैं तुम्हें कुछ कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स बताऊंगी सो दैट तुम्हें टॉपिक की इन डेप्थ नॉलेज हो, ठीक है ना। सुपरफिशियल नहीं पढ़ना है, इन डेप्थ नॉलेज आपको होनी चाहिए, ठीक है। जब मैं नॉर्मल सेल की बात करती हूँ बेटा, सेल डिवीजन आप पढ़ते हैं ना, सेल डिवीजन में क्या होता है, G1, S, G2, M, ऐसे फेजेस होते हैं। आपने सेल साइकिल पढ़ लिया ना, ये तो 11th में होता है ना, सेल साइकिल, सेल डिवीजन, ऐसे फेजेस होते हैं G1, S, G2, M, जब आपकी नॉर्मल सेल्स बेटा डिवाइड करती है। नॉर्मल सेल्स तो बेटा नॉर्मल सेल डिवीजन, नॉर्मल सेल ग्रोथ को फॉलो करती है।
कैंसरस सेल क्या करती है? अनरेगुलेटेड अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन। अगर वो डिवाइड करती है तो करती जाती है, अनकंट्रोल्ड वे में डिवाइड करती है, अनरेगुलेटेड वे में डिवाइड करती है, और इसीलिए वो मास ऑफ सेल बना लेती है, जिसे हम ट्यूमर या नियोप्लाज्म कहते हैं। समझ रहे हो? तो मैं बेटा पहली प्रॉपर्टी जो कैंसर की लिखना चाहती हूं वो ये लिखना चाहती हूं कि अनकंट्रोल्ड अनरेगुलेटेड सेल डिवीजन, कोई रेगुलेशन नहीं है, कोई इसके ऊपर बाउंडेशन नहीं है, तभी तो बेटा ऐसा कर रही है ना। देखो मैं बोल अनकंट्रोल्ड रही हूं, क्या कर रही हूं मैं आज? अनकंट्रोल्ड एंड अनरेगुलेटेड सेल डिवीजन, अनकंट्रोल्ड एंड अनरेगुलेटेड सेल डिवीजन। मैम अनकंट्रोल्ड अनरेगुलेटेड सेल डिवीजन कर लेगी तो क्या बनाएगी? बनाएगी हमारी ट्यूमर। ठीक है ना? ट्यूमर का फॉर्मेशन करेगी। OUR है ना? एक बार स्पेलिंग बताओ, या ऐसे ही है? यही है, ORE है। और देखो ट्यूमर्स, अब मैंने बोला कि बेटा अनकंट्रोल्ड अनरेगुलेटेड सेल डिवीजन से ट्यूमर बनता है, पर ऐसा नहीं सोचना है कि हर ट्यूमर कैंसरस है। उसके बारे में तो अभी मैं बताऊंगी। बिनाइन ट्यूमर्स होते हैं, मैलिग्नेंट ट्यूमर्स होते हैं, हर ट्यूमर कैंसरस नहीं होता। अब बेटा एक बात बताओ, जितनी तुम्हें जरूरत नहीं थी उतने सेल्स बन गए। नॉर्मल कंडीशन में जब नॉर्मल सेल डिवीजन होती है ना, तो नॉर्मल सेल्स की एक प्रॉपर्टी होती है कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। नॉर्मल सेल को पता होता है कि भाई मेरे पास और जगह नहीं है, मैं इतना ही डिवाइड कर सकती हूं, OUR। हाँ तुम लोग तो यार स्पैमिंग ही करोगे। सही लिखी है, TUMOR, सही तो है, ये देखो ना। तुम देखा, तुम्हारे से इसलिए मैं पूछती नहीं हूं ये क्या है, TUMOR। ठीक है, रॉन्ग तुम अपने में करो। ठीक है, चल अब मेरी बात समझना। अनकंट्रोल्ड अनरेगुलेटेड सेल डिवीजन कर रही है। नॉर्मल सेल को बेटा, नॉर्मल सेल के पास एक प्रॉपर्टी होती है, चैट्स ऑफ कर रही हूं। नॉर्मल सेल के पास एक प्रॉपर्टी होती है जिसे कहते हैं कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। उसको ये पता है कि भाई मैं डिवाइड कर चुकी हूं, अब मेरे पास ना साइड में नेबरिंग सेल्स है, जैसे वो नेबरिंग सेल्स के कॉन्टैक्ट में आती है ना, उसको पता होता है कि नाउ आई कांट डिवाइड एंड नाउ आई शुड नॉट डिवाइड। दिस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ नॉर्मल सेल जिसे कहते हैं कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। वेरी इंपॉर्टेंट, नीट में आया है सवाल। एक नॉर्मल सेल जब डिवाइड करती है एंड इट कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द नेबरिंग सेल, इट स्टॉप्स डिवाइडिंग। उसको पता है कि अब मेरे पास जगह नहीं बची है, मैं नहीं डिवाइड कर सकती। एक ट्यूमर, एक कैंसरस सेल जो होती है, नो कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है मेरे लेफ्ट कौन, मेरे राइट कौन, मेरे ऊपर कौन, मेरे नीचे कौन, मैं तो डिवाइड करूंगी भैया, और डिवाइड कर करके पूरा ट्यूमर बना दूंगी मैं। समझ रहे हो? नो कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। और जब ऐसा होता है ना बेटा, इसी से एक और प्रॉपर्टी लिंक्ड है। आपको जितने सेल्स चाहिए थे उससे ज्यादा सेल्स बन गए। अब जब इतने सारे सेल्स बन गए, इतने तो चाहिए ही नहीं थे, इतना तो न्यूट्रिशन ही नहीं था। ये ट्यूमर सेल्स इतनी बेकार होती हैं बेटा, ये क्या करती हैं, आपके नॉर्मल सेल्स का न्यूट्रिशन ले लेती हैं। नॉर्मल सेल्स न्यूट्रिशन डिप्राइव होती जाती हैं, उनको न्यूट्रिशन चाहिए था जो ये ले लेती है बेटा, एंड योर नॉर्मल सेल्स बिकम न्यूट्रिशन डिप्राइव्ड। इसलिए तो इतनी खतरनाक है। अभी तो बहुत खतरनाक चीजें करेंगी ये, आगे अभी मैं तुम्हें समझाऊंगी। ठीक है, अनकंट्रोल्ड अनरेगुलेटेड सेल डिवीजन है जिसे ट्यूमर कह रहे हैं, जिसकी वजह से ट्यूमर बन रहा है। नंबर 2, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, नो कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। नो कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, इसका मतलब क्या है? कॉन्टैक्ट इनहिबिशन का मतलब क्या है? ये तो मैं कैंसर की प्रॉपर्टी बता रही हूं ना, तो मैम सबसे पहले तो मैं कॉन्टैक्ट इनहिबिशन का मतलब समझाती हूं। कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन क्या होता है मैम? कॉन्टैक्ट इनहिबिशन is a property of, it is a property of a normal cell. It is a property of a normal cell which when divides and comes in contact with neighboring cell and comes in contact
with neighboring cell stops dividing. एक नॉर्मल सेल जब कॉन्टैक्ट इनिबिशन कर रहा है, इसका मतलब है कि जब वो दूसरे सेल के कॉन्टैक्ट में आया तो अब वो डिवाइड करना बंद हो जाएगा, विच इज एब्सेंट इन कैंसरस सेल. तभी तो ट्यूमर बना, वरना थोड़ी होता. तभी तो नो कॉन्टैक्ट इनिबिशन है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता. आप डायग्राम से भी ऐसे समझ सकते हो. ये आपका एक नॉर्मल, मैं कह रही हूं कैंसर या ट्यूमर. मैम क्या हो रहा है यहां एक ही चीज समझने की जरूरत है आपको कि मैम मान लो कि हमारे पास ये एक नॉर्मल सेल है और ये हमारे पास साइड में बहुत सारे सेल्स हैं. मैम जब ये सेल डिवाइड करती है, मान लो, जस्ट हाइपोथेटिकली समझो, जब ये डिवाइड कर रही है ना यार, तो ये डिवाइड कर रही है, ठीक है. जब ये डिवाइड कर रही है, ये वाली सेल बेटा बीच में ये डिवाइड कर रही है, तो ये नेबरिंग सेल के जैसे कांटेक्ट में आती है ना, इसके आसपास सेल्स हैं, तो इसको पता चल जाता है कि अब मुझे डिवाइड नहीं करना है. अगर ये डिवाइड करती है तो ये इसको जैसे नेबरिंग सेल्स मिलते हैं और ये कह रही है अब मेरे पास जगह नहीं है, डिवाइड नहीं करती. अब यहां पे देखो, ये आपकी नेबरिंग सेल्स हैं कुछ, ये आपकी नेबरिंग सेल्स है कुछ, और मान लो बेटा ये वो सेल है जिससे मैं कह रही हूं अभी कैंसर बनेगा. ये क्या करती है ना, जो डिवाइड करना चालू करती है, अब इसके पास बेटा देखो आस पास में नेबरिंग सेल है, इसको यहां पे रुक जाना चाहिए था, बट ये रुकती नहीं है, डिवाइड करती जाएगी, करती जाएगी, करती जाएगी, करती जाएगी, करती जाएगी, और ऐसा बेटा मास ऑफ सेल बना लेगी जिसे कहते हैं ट्यूमर. इसको बनाओ फटाफट से, तब तक मैं एसी का बंदोबस्त करके आती हूं. यस एवरीबॉडी, बना लिया यहां तक, कर लिया यहां तक. यस खुशी, डन 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 डन. अच्छा इसको लिख भी लो ना, ये है नॉर्मल और ये है ट्यूमर, ठीक है, इजी. अच्छा एक बात बताओ, क्या तुम्हारी सेल हमेशा जिंदगी भर जिंदा रहती है क्या? इतना तो सेल साइकिल में तुमने बेटा पढ़ा ही होगा, लेकिन आधों की 11th बर्बाद है. बट वैसे लॉजिकली सोच के बताओ ना कि तुम्हारी जो सेल्स होती है, इसी के साथ पहले तो मैं एक पॉइंट लिखती हूं कि ट्यूमर सेल्स टेक न्यूट्रिशन ऑफ नॉर्मल सेल, टेक न्यूट्रिशन, whereas normal becomes nutrition deprived. नॉर्मल सेल बिकम, क्योंकि ट्यूमर ने सारा हड़प लिया, हाईजैक कर लिया ना इसने. एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आगे बता रही हूं, मैंने कहा ना एनसीईआरटी में बहुत ज्यादा इन डेप्थ नहीं दिया हुआ है, ऊपर ऊपर से दिया हुआ है डिप्राइव्ड, बट आपको अच्छे से बेटा इन डेप्थ पढ़ना है. एक बात बताओ, ऐसा तो नहीं है ना यार सबकी लाइफ साइकिल एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ सेल डिविजन ही कर सकते हैं, उसके बाद तो सबको मरना है भाई, है ना, उसके बाद तो सबको मरना है. सबकी लाइफ स्पैन होती है, ऐसा थोड़ी है कि करती जाएगी, डिवाइड करती जाएगी, करती जाएगी. मैं आपको बहुत ज्यादा जेनेटिक्स में अंदर तो नहीं घुसा रही हूं, लेकिन एक टीलोमरिक साइट्स होती हैं आपकी डीएनए के एंड्स पे होती है, टीलोमरिक साइट्स होती हैं, रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंसेस होती हैं. खैर मैं उसमें नहीं जा रही हूं, उस पर डिपेंड करता है वो ना, हर सेल डिवीजन के साथ में वो जो डीएनए के एंड्स पे टीलोमरिक साइट्स होती हैं, हर डिवीजन में वो छोटी होती जाती है, छोटी होती जाती है. वो एजिंग के लिए भी वही सीक्वेंसेस रिस्पॉन्सिबल होती है. बट इट्स ओके, आई एम नॉट गोइंग इन डेप्थ. मैं तुम्हें मतलब उतना जेनेटिक्स के लेवल पे नहीं लेके जा रही हूँ, बेसिक्स जिससे तुम्हें समझ में आ जाए वो समझा रही हूँ. एक नॉर्मल सेल मरेगी बेटा, एक टाइम के बाद मरेगी. आप बताओ क्या ट्यूमर सेल्स मरेगी? अगर ट्यूमर सेल्स मर जाती बेटा तो दिक्कत ही क्या थी, फिर इतनी रिसर्च हम नहीं कर रहे होते.
अगर ट्यूमर सेल की भी अपनी लाइफ स्पैन होती और ये इतनी अच्छी होती जो कहती कि हाँ भाई मैं भी मर जाऊंगी, तो फिर ना तुम्हें सर्जरी करनी पड़ती, ना तुम्हें कीमोथेरेपी करनी पड़ती, ना तुम्हें रेडियोथेरेपी करनी पड़ती, ना तुम्हें इम्यूनोथेरेपी करनी पड़ती, तुम्हें कुछ करना ही नहीं पड़ता, क्योंकि सेल्स तो खुद मर रही है ना, तुम्हें उनको मारना पड़ रहा है, बिकॉज योर कैंसर सेल्स डू नॉट फॉलो द नॉर्मल सेल डेथ पैटर्न। जो तुम्हारी नेचुरल सेल डेथ होती है ना, उसे एपोप्टोसिस कहते हैं। आपकी जो नॉर्मल सेल डेथ होती है, ऐसा लग रहा है पता नहीं मैं क्या सीआईडी वाला कोई चीज पढ़ा रही हूं। नॉर्मल जो सेल डेथ होती है कि सेल मर जाता है, उस नेचुरल सेल डेथ को बोला जाता है एपोप्टोसिस। लेकिन इट डज नॉट शो एनी एपोप्टोसिस, इसमें कोई नेचुरल सेल डेथ नहीं होती, इसीलिए हमें इसे मारना पड़ता है। दे आर इमॉर्टल। ठीक है, तो हम यहां पे लिखते हैं टेक मोस्ट ऑफ द न्यूट्रिशन, जो नॉर्मल सेल की थी, मोस्ट ऑफ द न्यूट्रिशन। नॉर्मल सेल की न्यूट्रिशन खुद ले गया आपकी ट्यूमर सेल्स, और नॉर्मल सेल्स आपकी न्यूट्रिशन डिप्राइव मिल गई हो गई, इसको खाना पानी नहीं मिला, तो नॉर्मल सेल्स एक तरफ में मर रही है और ट्यूमर अपना बेटा डिवाइड करता जा रहा है। डज नॉट फॉलो, डज नॉट हैव, डज नॉट शो एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस एक भारी भरकम शब्द है, लेकिन इसका मतलब मैं आपको लिखवा दे रही हूं। एपोप्टोसिस is natural cell death. Apoptosis is natural cell death. It is a natural cell death. तो हम यहां पे कह रहे हैं cancerous cell are immortal, इसीलिए आपको इसे मारना पड़ता है यूजिंग डिफरेंट थेरेपीज। ठीक है, डन डनाडन डन कर लो, डन डनाडन डन कर लो। लेकिन मैम आपने जो इतनी सारी कैंसर सेल्स की प्रॉपर्टी बताई, ये हुआ क्यों मैम, ये हुआ क्यों आखिर? ऐसे सेल्स कैंसर सेल में कैसे बदल गए मैम? हमारे नॉर्मल सेल्स कैंसर सेल में कैसे बदल गए? व्हाट आर द डिफरेंट causes of cancer, what are the different type of tumor, and what are the different type of genes जो हमारी बॉडी में थी, जो शायद एक्टिवेट हो गई है, जिसकी वजह से कैंसर हो गया है। तो मैं सबसे पहले तो आपको बेटा वही पॉइंट बताऊंगी कि कुछ हमारी बॉडी के अंदर रेगुलेटरी जीन्स होती हैं हमारी सेल्स के अंदर। अगेन कंसेप्ट बिल्डिंग के लिए है, आपको वर्ड टू वर्ड डायरेक्टली एनसीईआरटी में परफेक्ट नोट्स नहीं मिलेंगे, एनसीईआरटी तो ऊपर ऊपर से दे देती है, बट आप थोड़े से सीक्वेंस में अच्छी तरीके से पढ़िए, बहुत सारी नई चीजें मैंने बोला ना आपको सीखने को मिलेंगी। आखिर ये सेल बेटा ऐसे बदतमीज कैसे बन गया? आखिर ये सेल ट्यूमर कैसे बन गया? कैंसरस कैसे बन गया? बेटा हम लोगों की बॉडी में ना, वैसे तो हमारी बॉडी में नेचुरली भी एबिलिटी होती है कि हम ट्यूमर से फाइट कर पाए। हमारी नेचुरल किलर सेल्स जो होती हैं, विच इज अ टाइप ऑफ लिम्फोसाइट, वो नेचुरली प्रिवेंट कर सकती है कैंसर, बट कर नहीं पाती, वो अलग बात है एक टाइम के बाद। और इस पे भी काम चल रहा है कि आप अपनी खुद की इम्यून सिस्टम को ही क्यों ना एक्टिवेट करो, कि उसकी जो एबिलिटी लूज हो चुकी है उसको जागरूक करो, उसको बोलो कि तुम कर सकते थे, तुम फाइट करो। मैं अभी बताऊंगी, इम्यूनोथेरेपी में आता है। ठीक है, तो मैम कौन सी हमारी ऐसी जीन्स थी जिनमें गड़बड़ हो गई, जिसकी वजह से ट्यूमर डेवलप हो रहा है, ठीक है, कैंसर डेवलप हो रहा है। ब्रेक डाउन ऑफ विच मैकेनिज्म्स, विच जीन्स। नाउ लेट मी टेल यू, हमारी बॉडी के अंदर बेटा सोचो, आपको बचाने के लिए कुछ कुछ जीन्स होती हैं, लेकिन ऑब्वियस सी बात है कैंसर कॉजिंग एजेंट्स, स्मोक कर रहे हो, तंबाकू खा रहे हो, या फिर बेटा किसी रेडिएशन के ऐसे आप कांटेक्ट में आ गए, एक्स रेज, यूवी रेज, गामा रेज का बहुत ज्यादा एक्सपोजर हो गया, या कुछ बायोलॉजिकल एजेंट्स, कुछ वायरसेस के आप कांटेक्ट में आ गए, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, HIV, HBV, हेपेटाइटिस बी वायरस, है ना, ये सारे कैंसर कॉजिंग एजेंट्स है। इनके कांटेक्ट में आएंगे तो हमारी नॉर्मल सेल्स में प्रॉब्लम हो जाएगी। देखो हम सबके पास, लिखती हूं पहले मैं हेडिंग डालती हूं कि हेडिंग क्या है, एक लाइन छोड़ के हेडिंग डालना। देयर आर सम जीन्स, देयर आर सम regulatory genes
there are some regulatory genes present in our cell whose breakdown causes cancer. ब्रेकडाउन का मतलब यहां पे बेटा एबनॉर्मैलिटी में कह रही हूं. इन रेगुलेटरी जीन्स में अगर प्रॉब्लम हो गई तो कैंसर होगा. मैम कौन से रेगुलेटरी जीन्स की आप बात कर रहे हो? तो बेटा एक फ्लो चार्ट बनाएंगे. ठीक है, एक फ्लो चार्ट बनाएंगे. सबसे पहली जीन की जो मैं बात कर रही हूं वो तो एनसीईआरटी में बहुत क्लियरली दिया. अरे यार ना गंदा फ्लो चार्ट बना था. ठीक है, जो मैं पहली जीन बता रही हूं इसको तो स्टार मार्क करो क्योंकि एनसीईआरटी में बहुत अच्छी तरीके से दिया हुआ है. समझना बेटा क्या मजेदार चीज है. इसे कहते हैं प्रोटो ऑन्कोजीन्स. प्रोटो ऑन्कोजीन, इसी को बेटा बोला जाता है सी का मतलब है सेल्यूलर. सी का मतलब है सेल्यूलर ऑन्कोजीन और इसी को शॉर्ट में फिर सी ऑन्कोजीन कहते हैं. यहां पे सी का मतलब हो जाएगा सेल्यूलर. ठीक है, तो आपके पास प्रोटो ऑन्कोजीन्स होती हैं, आपके पास सेल्यूलर ऑन्कोजीन होती है. सेल्यूलर ऑन्कोजीन को ही आप सी ऑन्कोजीन्स कहते हैं. और दूसरी जीन्स होती है बेटा जिसे हम कहते हैं ट्यूमर सप्रेसर जीन. ट्यूमर सप्रेसर जीन एनसीईआरटी में है नहीं बट आप करो बेटा. ठीक है ना, ट्यूमर सप्रेसर जीन आपके एनसीईआरटी में सी ऑन्कोजीन्स के बारे में दिया हुआ है. इसके बारे में मैं लिख भी दे रही हूं. दिस इज अतिरिक्त ज्ञान. दिस इज लिटिल बिट अतिरिक्त ज्ञान. ओके जी. अब मैम होता क्या है, ऑन्को टर्म जैसे ही लग जाता है ना बेटा ऐसा लगता है कैंसर है. ऑन्को टर्म एक्चुअल में कैंसर से एसोसिएटेड होता भी है. ऑन्को. अब आप कहोगे कि मैम क्या ये कैंसर कॉजिंग जीन्स है? क्या आपसे अगर स्टेटमेंट में पूछा जाए कि प्रोटो ऑन्कोजीन्स कैंसर कॉजिंग मतलब कैंसर हो जाएगा, सेल्यूलर ऑन्कोजीन कैंसर वाले लोगों में होता है? नहीं. प्रोटो ऑन्कोजीन्स, सेल्यूलर ऑन्कोजीन्स, सी ऑन्कोजीन्स हम सब में होता है बेटा. दीज आर नॉर्मल जीन्स. हमारी नॉर्मल सेल ग्रोथ, हमारी नॉर्मल सेल्स की सिग्नलिंग, इन सारी चीजों को ये कंट्रोल कर रहा होता है बेटा. प्रोटो ऑन्कोजीन, सेल्यूलर ऑन्कोजीन, सी ऑन्कोजीन्स, ये नॉर्मल जीन्स है. ये आप में भी है, आपके पड़ोसी में भी है, हम में, हम सब में है. हम सबकी सेल्स में ये होता है क्योंकि ये क्या कंट्रोल कर रहा है? अपनी नॉर्मल सेल ग्रोथ, सेल डिवीजन, आपकी सेल सिग्नलिंग, इन सब में काम कर रहा है. नॉर्मल जीन है. लेकिन दया अगर इसमें हो जाए बेटा म्यूटेशंस या इनकी हो जाए एक्टिवेशन एज पर एनसीईआरटी. एक्टिवेशन का मतलब होता है म्यूटेशंस. म्यूटेशंस का मतलब होता है बदलाव या चेंज. बदलाव अच्छे हैं बेटा बट ये बदलाव अच्छे नहीं हैं. चेंज इज द ओनली कांस्टेंट एवरीबॉडी बट द चेंज हियर इज वेरी बैड. अगर इन प्रोटो ऑन्कोजीन्स में बेटा वक्त और जज्बात बदल जाए, इनमें म्यूटेशंस हो जाए या एज पर एनसीईआरटी एक्टिवेशन हो जाए तो ये कन्वर्ट हो जाती हैं इनटू ऑन्कोजीन्स. Oncogene is cancerous. Proto-oncogenes, C-oncogenes, cellular oncogene is normal. But if they are activated, if their वक्त and जज्बात are बदलोइंग, then they convert into cancer-causing oncogenes. पर कैसे बदले इसके वक्त और जज्बात? इसके वक्त जज्बात बदले बेटा स्मोकिंग किया, टोबैको खाया बेटा, ठीक है, या फिर बेटा वायरस के कांटेक्ट में आ गए. अगर वायरस की जीन्स आ गई बेटा, वायरल ऑन्कोजीन्स आ गई ना, वायरस की कुछ जीन्स होती है HPV, HBV, HIV, वो अपने जीन्स को तुम्हारे जीन्स के साथ जोड़ देती है और फिर बेटा हाईजैक कर लेती है तुम्हारी जीन्स को, तो तुम्हारे जीन्स में बदलाव कर देगी वो. तो इन वायरल ऑन्कोजीन्स की वजह से बेटा तुम्हारी नॉर्मल जीन्स कैंसर कॉजिंग जीन्स में कन्वर्ट हो जाती है. तो प्रोटो ऑन्कोजीन्स नॉर्मल जीन्स होती हैं. ऑन्कोजीन्स होती हैं जो गड़बड़ होती हैं, कैंसर वाली होती हैं. प्रोटो ऑन्कोजीन्स हम सब में होती है. इनकी एक्टिवेशन होने पर ये कैंसर कॉजिंग जीन्स में कन्वर्ट होती है. ठीक है, चलो यहां पे लिखे इसके बारे में. समझ में आ गया? बढ़िया है. ठीक है भाई, ऐसे तुम्हें सारी चीजें आती है ना, समझ में, याद रहता है, इसीलिए हंसने की क्या बात है इसमें, हंसो. ठीक है, चलो प्रोटो ऑन्कोजीन्स, ये मैं कह रही हूं दीज आर नॉर्मल जीन्स. नॉर्मल जीन्स प्रेजेंट इन आवर सेल, प्रेजेंट इन आवर सेल. ठीक है, कंट्रोलिंग
कंट्रोलिंग नॉर्मल सेल ग्रोथ, डिवीजन, सिग्नलिंग, बट वंस एक्टिवेटेड, और यहां पे एक्टिवेटेड का मतलब है म्यूटेटेड बेटा, एनसीईआरटी ने एक्टिवेटेड वर्ड लिखा है, वंस एक्टिवेटेड या म्यूटेटेड, कन्वर्ट इनटू कैंसर कॉजिंग ऑन्कोजीन्स, ये ऑन्कोजीन्स में कन्वर्ट हो जाती हैं, और ऑन्कोजीन्स जो होती है ये एक्चुअल में कैंसरस है। यहां तक मुझे नहीं लगता किसी को कोई दुख दर्द समस्या होगी। ट्यूमर सप्रेसर जीन्स के नाम से समझ में आ रहा है, ट्यूमर सप्रेसर, ट्यूमर को सप्रेस करने के लिए तुम्हारे पास ऑलरेडी एक जीन्स है जिन्हें ट्यूमर सप्रेसर जीन्स बोलते हैं। ऑब्वियस सी बात है बेटा, सारी चीजें गड़बड़ हो रही है तभी तो गड़बड़ हो रही है ना, तभी तो कैंसर हो रहा है। ट्यूमर सप्रेसर जीन्स क्या करती है ना, जब तुम्हारा सेल, अच्छा हर सेल नॉर्मल तो होगी नहीं बेटा ना, हर सेल नॉर्मल तो है नहीं, एबनॉर्मल सेल्स भी होती हैं, और एबनॉर्मल सेल्स को यूजुअली बेटा आपकी बॉडी में डिस्कार्ड कर दिया जाता है, ठीक है ना। जैसे आपकी जब आरबीसीज भी बनती है ना बेटा, रेड ब्लड सेल, मैं एक एग्जांपल दे रही हूं तुम्हें, तो रेड ब्लड सेल में न्यूक्लियस नहीं होना चाहिए मैच्योर आरबीसी के अंदर, क्योंकि मेरे को पूरा जो घर है वो खाली रखना है हीमोग्लोबिन के लिए। मैच्योर आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस होता है, लेकिन इमेच्योर आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, सॉरी उल्टा बोल रही हूं मैं, मैच्योर आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, इमेच्योर आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस होता है। अब इमेच्योर से तुम्हें मैच्योर में कन्वर्ट करने के लिए विटामिन चाहिए होते हैं, जैसे विटामिन B12 होती है, विटामिन B9 होता है, ये एक आरबीसी की मैच्योरेशन करवाते हैं। मैच्योरेशन का मतलब होता है उस आरबीसी के न्यूक्लियस को रिमूव करने का काम करते हैं। इनकेस अगर तुम्हारी कोई भी सेल ऐसी है जो न्यूक्लिएटेड है, उसकी फैगोसाइटोसिस हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो एक एबनॉर्मल आरबीसी है, वो एबनॉर्मल आरबीसी नहीं रहना चाहिए, उसकी फैगोसाइटोसिस हो जाएगी, बॉडी से रिमूव हो जाएगा। हम कह रहे हैं कि हमारे पास कुछ ट्यूमर सप्रेसर जीन्स होती हैं बेटा, जो चेक पॉइंट्स की तरह एक्ट करती है। जैसे तुम अगर गाड़ी चला रहे हो बेटा रास्ते में, ठीक है ना, हाँ अच्छे काम करोगे तो बेटा जरूर आगे बहुत सारी चीजें करने का मौका मिलेगा, ठीक है ना। तो भाई जब तुम रास्ते में गाड़ी चला रहे हो और ट्रैफिक जो पुलिस होती है वो क्या करती है बेटा, अगर तुमने ट्रैफिक रूल ब्रेक किए, ठीक है, वैसे तो मैं चलाती हूँ, मैं देख रही होती हूँ कि लोग कितना फॉलो कर, मुझे अचानक से याद आ गया कि भाई अगर सही में सब लोग अपना काम सही से करने लग गए तो क्या मस्त होगा ना यार। दिल्ली एनसीआर में अगर तुमने गाड़ी चला ली बेटा, और तुमने अगर लोगों को चलाते हुए, और भाई हाथ से गाड़ी रोक लेते हैं, गाड़ी रास्ते पे निकलो ना लेके, हॉर्न बजा रहे हो, बंदा जो है गाड़ी पे हाथ रख के क्रॉस कर रहा होता है, ठीक है। मैं बेटा कहीं कहीं पे जब ड्राइव कर रही होती हूँ ना, मतलब कुछ कुछ बेटा ऐसे फ्लाईओवर से मैं बता रही हूं भाई, फ्लाईओवर्स पे जहां गाड़ी थोड़ी ठीक ठाक स्पीड में रहती है, भाई साइड से अचानक से बंदा बाइक लेके निकल रहा होता है, रॉन्ग साइड, मतलब तुम समझ रहे हो, ऐसे निकल रहा होता है। एक फ्लाईओवर है, गाड़ी ऐसे जा रही है और गाड़ी ऐसे जा रही है, ठीक है, बीच में डिवाइडर है, हम ऐसे जा रहे हैं, डिवाइडर से बंदा निकल के बेटा बाइक लेके निकल रहा है, भाई टार्जन ऐसे हो रहा होता है, ठीक है। एनीवे, तो तुम्हारे, मैं यहां ट्रैफिक पुलिस का इसलिए एग्जांपल दे रही थी कि चेक पॉइंट्स है ना, अगर तुमने रूल्स ब्रेक किए तो पेनल्टी लगेगी, वो लगता है ना, क्या लगता है मेरे को शब्द, क्या लगता है भाई, चालान, ठीक है ना। तो वैसे ही ट्यूमर सप्रेसर जीन्स क्या करती है, जब तुम्हारे सेल्स बेटा G1, S, G2, M फेजेस से जा रहे होते हैं तो उनकी चेकिंग होती है। अगर वो किसी भी तरीके से एबनॉर्मल होते हैं तो उन सेल्स को फिर डिस्कार्ड कर दिया जाता है, उनको आगे बढ़ने नहीं दिया जाता। नॉर्मल केसेस में ऐसा ट्यूमर सप्रेसर जीन कर रही होती है ताकि एबनॉर्मल सेल्स आगे ना जाए। ऑब्वियस सी बात है, जब तुम किसी भी कैंसर कॉजिंग एजेंट के कांटेक्ट में आओगे, तुम्हारी ट्यूमर सप्रेसर जीन्स में भी म्यूटेशंस होंगी, तुम्हारी ट्यूमर सप्रेसर जीन्स में बेटा म्यूटेशंस अगर होगी तो फिर क्या होगा बेटा, कैंसर हो जाएगा। तुम्हारी एबनॉर्मल सेल्स भी आगे बढ़ जाएंगी, जिनको आगे नहीं बढ़ना चाहिए था वो भी आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि जो तुम्हारे चेक पॉइंट्स थे वो खराब हो गए ना। ये चेक पॉइंट्स की तरह काम करती है और ये डिसाइड करती है कि भैया G1 से S में भेजना है, G2 में भेजना है, M में भेजना है या नहीं। अगर इनमें म्यूटेशंस हो जाएंगी तो एबनॉर्मल सेल्स भी आगे बढ़ जाएंगी, फिर कैंसर हो सकता है। समझ में आ गया? यस एवरीबॉडी। लिखते हैं यहां ट्यूमर सप्रेसर जीन्स में
ट्यूमर सप्रेसर जीन का मतलब होता है एक्ट एज चेक पॉइंट्स फॉर अ सेल going through cell division, G1S, G2M. If normal, it completes division. If abnormal, it is not allowed to go further due to the checkpoints. लेकिन ये म्यूटेट अगर हो गई बेटा, इफ these genes mutated, अगर ये जीन म्यूटेटेड हो गई तो चेक पॉइंट ब्रेक हो जाएगा, कैंसर माइट हैपन, ट्यूमर माइट डेवलप. ठीक है, डन कर लो. डन कर लो. नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू 2 टाइप ऑफ ट्यूमर. अगेन टाइप्स ऑफ ट्यूमर से भी क्वेश्चन आया हुआ है. ये एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ, मैंने तुम्हें समझा दिया है. ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. प्रोटो ऑन्कोजीन, सेलुलर ऑन्कोजीन्स, ये ऑन्कोजीन्स नॉर्मल जीन्स होती है. तुम्हारे पास भी है, मेरे पास भी है, हम सबके पास है. इनमें अगर बदलाव आ जाए, इनमें अगर एक्टिवेशन हो जाए कैंसर कॉजिंग एजेंट्स की वजह से, तो ये ऑन्कोजीन्स में कन्वर्ट हो जाती हैं. ऑन्कोजीन्स कैंसर वाली है, प्रोटो ऑन्कोजीन्स कैंसर वाली नहीं है, ये नॉर्मल जीन्स है. 2 तरीके के ट्यूमर होते हैं बेटा. एक जो एक जगह पे इकट्ठा हुआ मास है, उसे बिनाइन ट्यूमर कहते हैं. एक जो डेंजरस है, जो कैंसरस है, उसे मैलिग्नेंट ट्यूमर कहा जाता है. देयर आर 2 टाइप ऑफ ट्यूमर. आई थिंक 2024 में ही क्वेश्चन आया हुआ था इससे. ठीक है, डन एवरीबॉडी. डन एवरीबॉडी. आगे बढ़ जाए. लिख लिया है क्या आप लोगों ने? हेडिंग डालेंगे टाइप्स ऑफ ट्यूमर. ठीक है, सबने लिख लिया है. ट्यूमर ऑन्कोजीन्स ट्यूमर सप्रेसर जीन्स क्या करती थी? सप्रेस कर रही थी. एक सेल को ट्रैक कर रही होती है कि इसको आगे G1 से S, G2M में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए. चेक पॉइंट्स की तरह काम कर रही थी. और वैसे सब में चेक पॉइंट्स नहीं होते, कहीं कहीं पे चेक पॉइंट्स होते हैं. नॉर्मल सेल होती है तो वो चेक पॉइंट्स को क्रॉस करके आगे बढ़ती जाती है. अगर एबनॉर्मल सेल होती है तो वो जाती नहीं है. बट इन केस ऑफ कैंसर, अगर ट्यूमर सप्रेसर जीन ही खराब हो गई तो चेक पॉइंट्स ही तो टूट गए ना बेटा. जो चेक कर रहा था उसी में बदलाव आ गया. अगर चेक पॉइंट्स टूट जाएंगे तो एबनॉर्मल सेल्स भी सेल डिवीजन कंप्लीट करेगी, एबनॉर्मली डिवाइड करेगी और करती जाएगी फिर. ठीक है, अब मैं तुम्हें बता रही हूं देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ ट्यूमर. इसके बाद पहले हम एनसीईआरटी की रीडिंग करेंगे. ठीक है ना. हेडिंग डालेंगे टाइप्स ऑफ ट्यूमर. कौन कौन से टाइप के ट्यूमर होते हैं मैम? तो एक डब्बा बना देती हूं, बहुत ज्यादा थिकनेस है. एक डब्बा बना देते हैं. ठीक है, और इसमें बेटा हम क्या करते हैं? एक डिवीजन बना देते हैं. ठीक है, और इसमें हेडिंग नॉर्मल पोर्ट्रेट में करो. नॉर्मल पोर्ट्रेट में कोई लैंडस्केप करने की जरूरत नहीं है. ठीक है, पेंटिंग कैसे करनी है, सबसे पहला क्वेश्चन तुम्हारा वही होता है. तो बेटा यहां पे हम लिखेंगे बिनाइन ट्यूमर. यहां हम लिखेंगे सपोलो बिनाइन ट्यूमर. और यहां लिखेंगे बेटा मैलिग्नेंट ट्यूमर. दिस इज द खतरनाक वन, दिस इज द नॉन खतरनाक वन. ठीक है ना. थोड़ा नाम से लग रहा है वैसे कि क्या बिनाइन, मतलब बिनाइन, मैंने एक्सप्रेशन देखो. बिनाइन का मतलब होता है एक ऐसा ट्यूमर जो तुम्हारे ना वो चले गए यार, क्या बोलते हैं, जो तुम थम्स अप थम्स डाउन दे रहे थे वो चले गए.
तो इसको ऑन रखूं क्या? फिर तुम स्पैमिंग करते हो ना, वो थम्स अप वाला भी पता नहीं वो चला गया साइन। जो बिनाइन ट्यूमर होता है, ट्यूमर का मतलब होता है मास ऑफ सेल। वैसे ट्यूमर के लिए वर्ड नियोप्लाज्म यूज किया जाता है, नियोप्लाज्म वर्ड ट्यूमर के लिए यूज किया जाता है इन जनरल, ट्यूमर मास ऑफ सेल के लिए। बट एनसीईआरटी ने ना नियोप्लाज्म वर्ड स्पेसिफिकली मैलिग्नेंट के लिए यूज किया हुआ है, तो मैं मैलिग्नेंट में ही मेंशन करूंगी। चाहे ट्यूमर बोलो चाहे नियोप्लाज्म वर्ड यूज करो, उसका मतलब होता है गुच्छा, मास ऑफ सेल। बिनाइन ट्यूमर जो होता है वो लोकलाइज्ड होता है एक ही प्लेस पे। अगर सेल्स ने अनकंट्रोल्ड अनरेगुलेटेड सेल डिवीजन की है, अपने नंबर को बढ़ा दिया है, तो वो एक जगह पे बेटा इकट्ठा हुआ मास प्रेजेंट है, वो इनकैप्सुलेटेड होता है, उसके ऊपर एक कवरिंग होती है। लेकिन जो मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है ना बेटा, वो एक ऐसा ट्यूमर होता है जो अनकंट्रोल्ड अनरेगुलेटेड सेल डिवीजन तो करता ही है, इनिशियली इनकैप्सुलेटेड होता है, उसके अराउंड भी कवरिंग होती है, बट वो कवरिंग को फाड़ के उसके सेल्स जो होते हैं वहां से टूट के स्लफ्ड ऑफ होके वहां से निकल के नई नई जगहों पे पहुंच जाते हैं। पहले लिखूं कि it is the mass of cell present or localized at a place, localized at a place. It is encapsulated, कवरिंग होती है इसके अराउंड। कवरिंग अराउंड इट, ऐसे बना सकते हैं। सपोलो ये एक कवरिंग है मान लो, और ऐसे करके मैं ट्यूमर सेल्स को दिखा रही हूं। ठीक है, दिस इज द एनकैप्सुलेशन, और इसके अंदर जो पिंक कलर के हैं वो आपके ट्यूमर सेल्स हैं। ठीक है, और यहां पे मैं कह रही हूं इट इज द मास ऑफ सेल दैट can potentially break out of encapsulation and move to new places, ये एक जगह पे टिकी हुई नहीं रहती है बेटा, ये मूव करती रहती है, 1.0, 2.0, 3.0, 50.0, 100.0, उम्मीद। ठीक है ना, एक जगह से दूसरी जगह मूव करती रहती है बेटा। सो दिस गेट्स मूविंग इसके अराउंड। जैसे तुमने ये शीट बनाई, मान लो ये शीट को तोड़ के बेटा बाहर निकल गई, जिंदगी की बेड़ियों को इसने कहा कि मैं तो फॉलो नहीं करूंगी, मैं तो पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में, आज मैं आजाद हूं अपने ब्लड वेसल में। ये ब्लड वेसल्स के थ्रू बेटा कहां, बेटा आपकी बॉडी में कोई भी चीज एक जगह से दूसरी जगह जाती है तो ब्लड के थ्रू ही जाती है, आपके वेसल्स ब्लड वेसल्स के थ्रू मूव करते हुए, इसीलिए बेटा ये इतनी खतरनाक होती है। समझो मेरी बात, बिनाइन ट्यूमर अगर तुम्हें निकलवाना है, बिनाइन ट्यूमर मान लो किसी को बिनाइन ट्यूमर है, लोकलाइज है, टेस्ट करके पता चल जाता है कि एक ही जगह पे तो नहीं है। बिनाइन ट्यूमर जो होती है उसको लोकलाइज करना, उसको आइडेंटिफाई करना, उसको पहचानना, उसकी पोजीशन जानना बहुत इजी है, इसीलिए बहुत इजीली सर्जिकली आप रिमूव कर दोगे। लेकिन सोचो एक ऐसा ट्यूमर, दिस इज नॉन कैंसरस, दिस इज बेटा कैंसरस। तो अगर कोई एक ऐसी ट्यूमर थी बेटा जो अपनी इनकैप्सुलेशन को फाड़ के निकली बाहर, ब्लड वेसल्स के थ्रू मूव करके गई, नई जगह पे गई, नई जगह पे बेटा नया ट्यूमर बनाया, उसको छोड़ा, नई जगह पे गई, वहां जाके ट्यूमर बनाया, आप कहां कहां पहचानोगे कि कहां कहां पहुंच चुकी है ये। जितना बेटा मैं हंसी मजाक करके पढ़ा रही हूं, बट है बहुत खतरनाक, समझ लो मेरी बात। बिकॉज यू कांट एक्चुअली प्रिसाइजली टेल कि एग्जैक्टली कहां पे है ये भी, बिकॉज इट इज मूविंग एवरीवेयर, दैट इज वाई इट इज सो खतरनाक। यू कैन नॉट बेटा डिटेक्ट कि एग्जैक्टली कहां कहां पे पहुंच चुका है। दिस इज मैलिग्नेंट ट्यूमर, गॉट इट। जहां पे भी जाती है ना बेटा, ये नई नई ब्लड वेसल्स बनवाती है, अपने अराउंड नई नई ब्लड वेसल्स बनवा लेती है ताकि इनको न्यूट्रिशंस भरपूर मिलता रहे। ठीक है,
इसको थोड़ा सा डायग्रामेटिकली अगर मैं दिखाऊं यहाँ पे, तो ऐसे मान लो कि ये तुम्हारी ब्लड वेजल्स हैं, इसके थ्रू बेटा ये माइग्रेट कर रही है ना, और माइग्रेशन की प्रॉपर्टी को मेटास्टेसिस बोला जाता है। ये भी पेपर में आया था, अभी मैं बता रही हूं, पहले लिखते हैं। अब ये नई जगह पे गई और नई जगह पे बेटा न्यू प्लेस पे इसने ट्यूमर का फॉर्मेशन कर दिया, और ट्यूमर के साथ साथ में ये नई नई ब्लड वेजल्स भी बेटा अपने और अट्रैक्ट करती रहती हैं, बनवाती हैं अपने अराउंड, सो दैट बेटा ये क्या करे, इनको न्यूट्रिशन मिलता रहे। ठीक है ना, चलो चार्ट्स ऑफ कर दें थोड़ी देर। ये पहले लिखे हम यहां पे बेटा कि ये एक मैलिग्नेंट ट्यूमर था, ये एक मैलिग्नेंट ट्यूमर था, ठीक है ना। इसको एनसीईआरटी कहती है ट्यूमर के लिए ही, वैसे तो ट्यूमर के लिए मैंने आपको कहा नियोप्लाज्म यूज किया जाता है, वर्ड नियोप्लाज्म इज द टर्म यूज्ड फॉर ट्यूमर, बट एनसीईआरटी ने जहां मैलिग्नेंट ट्यूमर बताया है ना, वही बताया कि ये जो नियोप्लाज्म है दैट इज द मैलिग्नेंट ट्यूमर, और नियोप्लाज्म मतलब पूरे ट्यूमर को नियोप्लाज्म बोलते हैं, इसमें जो सेल्स हैं उसे नियोप्लास्टिक सेल्स बोलते हैं। द ट्यूमर इज कॉल्ड एज नियोप्लाज्म एंड द ट्यूमर की सेल्स आर कॉल्ड एज नियोप्लास्टिक सेल्स। ये क्या कर रही है बेटा, ये माइग्रेट कर रही है, माइग्रेट करने का मतलब मूव कर रही है, और ये न्यू प्लेस पे जा रही है। न्यू प्लेस पे जाने के बाद ये वहां पे भी ट्यूमर बना रही है, और ये नए नए ब्लड वेजल्स दिख रहे हैं आपको, न्यू ब्लड वेजल्स, न्यू ब्लड वेजल्स फॉर्म्ड, क्योंकि न्यूट्रिशन भी तो इसे चाहिए। एक जगह पे थी, यहां से स्लव्ड ऑफ हुई मतलब टूट गई, इसको ब्रेकआउट करके बेटा इनकैप्सुलेशन को ब्लड के थ्रू माइग्रेट करके नई जगह पे गई, नई जगह पे जाके अपना एक ट्यूमर बना लिया, नई नई ब्लड वेजल्स का फॉर्मेशन कर लिया। इस तरीके से ये जो मूवमेंट कर सकती है, इससे भी नीट में सवाल आया था, इसे मेटास्टैसिस कहते हैं। और मेटास्टैसिस, मेटाजेनेसिस, मेटामेरिज्म, ये वही वाले मीम है बेटा जहां वहां स्पाइडरमैन स्पाइडरमैन सारे एक जैसे लग रहे होते हैं, ये सारे वर्ड्स एक जैसे लग रहे होते हैं बट एक जैसे नहीं है। मेटास्टैसिस इज द मूवमेंट का प्रॉपर्टी, द प्रॉपर्टी ऑफ मूवमेंट ऑफ दीज ट्यूमर सेल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, दिस इज कॉल्ड एज मेटास्टैसिस। मेटामेरिज्म होता है जो तुमने बेटा कहां पढ़ा है, सिलेंट्रेटा में पढ़ा है ना, कि उनमें ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन दिखता है, मेटामेरिज्म नहीं, उनमें तुमने पढ़ा है ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। मैंने पहले मेटामेरिज्म बोला ना, मेटामेरिज्म इज एनालिडा, कॉर्डेटा एंड आर्थ्रोपोडा, मेटामेरिक सेगमेंटेशन, उनमें मेटामेरिक सेगमेंटेशन दिखती है, दैट इज मेटामेरिज्म। मेटास्टैसिस इज द कैंसर की मूवमेंट की प्रॉपर्टी, मेटामेरिज्म इज द सेगमेंटेड बॉडी, बॉडी इज एक्सटर्नली इंटरनली डिवाइडेड, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, कॉर्डेटा में जो तुम्हें दिखता है दैट इज मेटामेरिक सेगमेंटेशन, मेटामेरिज्म। और जो सिलेंट्रेटा में दिखता है उसे मेटाजेनेसिस बोलते हैं, शायद मैंने उल्टा बोल दिया था, उसे मेटाजेनेसिस बोलते हैं। जेनेसिस का मतलब होता है ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अब कई बच्चे 11th बर्बाद है कहेंगे, मैं 11th पढ़ाऊंगी, पर मैं यहां पे इसीलिए ये वर्ड्स बोल रही हूं क्योंकि नीट के पेपर में आते हैं, आप बिना देखे मार्क कर देते हो। तो ये दो शब्द जो मैंने आपको बताए, ये तो मैं एनिमल किंगडम पढ़ाते वक्त मैं बताऊंगी। मेटामेरिज्म जो मेटामेरिक सेगमेंटेशन होती है एनिमल किंगडम में कुछ फाइलम्स में दिखती है, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, कॉर्डेटा, और मेटाजेनेसिस जो मैं बता रही हूं जैसे ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कह रहे हैं, ये भी मैं तुम्हें रिवाइज कराऊंगी तो पढ़ाऊंगी। ये सिलेंट्रेटा में दिखता है बेटा, पॉलिप फॉर्म से मेड्यूसा बनता है, मेड्यूसा से पॉलिप बनता है, ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहलाता है ये, ठीक है ना, ये पढ़ाऊंगी मैं। पर ये ना ही मेटाजेनेसिस है ना ही मेटामेरिज्म है, ये है मेटास्टैसिस। मूवमेंट की प्रॉपर्टी को मेटास्टैसिस कहते हैं। यहां कोई मेटास्टैसिस नहीं है, तभी तो ये एक ही जगह पे है, यहां मेटास्टैसिस है इसलिए मूव कर रहा है। नॉन कैंसरस, कैंसरस, ठीक है ना, करें तो यहां पे लिखते हैं नो मेटास्टैसिस, नॉन कैंसरस, लेस डेंजरस। यहां पे आप कहोगे मेटास्टैसिस सीन, मेटास्टैसिस सीन, एंड मेटास्टैसिस का मतलब होता है द प्रॉपर्टी ऑफ
movement of the property of movement of the tumor cells from one place to another, from one place to another। पता है एनसीईआरटी ने इसके लिए क्या लिखा हुआ है? एनसीईआरटी ने इसके लिए लिखा हुआ है, दिस इज द मोस्ट फियर्ड प्रॉपर्टी ऑफ कैंसर। मोस्ट फियर्ड प्रॉपर्टी ऑफ कैंसर, यही सबसे भयानक बात है कैंसर सेल की, द प्रॉपर्टी ऑफ मेटास्टेसिस। सबसे भयंकर, सबसे अगर डर वाली कोई बात होती है वो यही होती है, क्योंकि आपको पता ही नहीं चलेगा इसने कहां कहां जाके अपना घर बना लिया है। दिस इज द मोस्ट फियर्ड प्रॉपर्टी, ठीक है ना। एंड दिस इज कैंसरस। और आप जल्दी से डन कर चुके हैं, सब कुछ समझ में आ गया है, कितनी सारी नई चीजें तुम्हें पता चली होंगी, है ना। और अब हम बेटा क्या करेंगे, छोटी 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 पॉइंट्स है, क्या क्या कॉजेज है कैंसर के, है ना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। डन 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 कर लो। यस, हाँ जल्दी बेटा, जल्दी जल्दी जल्दी। विजय कह रहा है, विजय कहेगा अब मैम आप मेरी बेइज्जती कर रहे हो। करनी पड़ेगी, क्योंकि एक तो तूने सवाल बहुत गंदा पूछा है, ऊपर से कह रहा है ये किसका, कह रहा है मैम ये किसका डीग्राम है, ये किसका डीग्राम है विजय। ओ विजय, ऐसे कैसे विजयी हो गए आप? ये डीग्राम मैंने बनाया हुआ है, टॉपिक देखो यार। हाँ ये देख रहे हो मैलिग्नेंट ट्यूमर, ये मैलिग्नेंट ट्यूमर का डीग्राम है, और ये डीग्राम है बिनाइन ट्यूमर का। पढ़ते नहीं हो यार आप लोग स्पेलिंग गलत लिखो, भर भर के लिखो, कोई बात नहीं, सब्जेक्टिव में लिखोगे तो नंबर कटेंगे। पर यार मैं तो इतनी बार बता चुकी हूं कि मैं किसका डायग्राम बना रही हूं। हाँ स्पेलिंग की बात नहीं है यहां, बात यह है कि तुमने जो सवाल पूछा है वो गलत है। पढ़ा दिया पूरा, अब पूरी बेटा कहानी पढ़ाने के बाद पूछ रहे हो। चलो डन 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 डन, आगे बढ़े। ये ट्यूमर का डायग्राम बनाया था मैलिग्नेंट, और ट्यूमर का डायग्राम बनाया था बिनाइन। एनसीईआरटी की रीडिंग करा रही हूं पहले। चलिए जी सब अपनी अपनी एनसीईआरटी को खोलिए, एनसीईआरटी की रीडिंग करते हैं। चलिए एनसीईआरटी की रीडिंग करते हैं, RDYMG रीडिंग, ठीक है। रीडिंग करते हैं बेटा एनसीईआरटी की। एनसीईआरटी कहती है कैंसर इज वन ऑफ द मोस्ट ड्रेडेड डिजीज, खतरनाक डिजीज ऑफ ह्यूमन बीइंग, मेजर कॉज ऑफ डेथ ऑल ओवर द ग्लोब, पूरे वर्ल्ड वाइड। एनसीईआरटी का एक डेटा भी है, ये याद रख लो, लिख भी सकते हो अपने नोट्स में। मोर देन अ मिलियन इंडियन suffer from cancer and a large number of them die from it annually. So more than 1 million of Indians suffer from cancer. They also die from cancer yearly. The mechanism that underlie the development of cancer or oncogenic transformation of cell, its treatment and control have been some of the most intense area of research in biology and medicine. बोला कि ये जो मैकेनिज्म जिनकी वजह से कैंसर डेवलप करता है, या ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन होती है सेल की, कैंसर में ट्रांसफॉर्म वो होता है, या उसका ट्रीटमेंट या उसका कंट्रोल कैसे करना चाहिए, रिसर्च का एक बहुत अच्छा एरिया है जिसपे रिसर्च होती है। In our body, cell growth and differentiation is highly controlled and regulated. हमारी बॉडी के अंदर सेल का डिवीजन, सेल का ग्रोथ, सेल का डिफरेंशिएशन बहुत कंट्रोल्ड वे में होता है, रेगुलेटेड वे में होता है। इन कैंसर सेल देयर इज अ ब्रेकडाउन ऑफ दीज रेगुलेटरी मैकेनिज्म। मैंने क्या लिखवाया है यहाँ, मैंने क्या लिखा है यहाँ, ब्रेकडाउन, देयर इज सम रेगुलेटरी जीन्स, इसका ब्रेकडाउन हो रहा है। यही हमने बोला भी है कि देयर इज अ ब्रेकडाउन ऑफ दीज रेगुलेटरी मैकेनिज्म्स, ठीक है। Normal cells show a property of contact inhibition by virtue of which contact with the other cell inhibit their uncontrolled growth. बोला कि नॉर्मल सेल्स के पास एक प्रॉपर्टी होती है कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की, जिसके द्वारा जब वो किसी सेल के कॉन्टैक्ट में आता है, नेबरिंग सेल के, तो उसको पता चल जाता है कि अब मुझे डिवाइड नहीं करना है। ये प्रॉपर्टी आपके कैंसर सेल्स में लूज हो जाती है। कैंसर सेल्स अपीयर्स टू हैव लॉस्ट दिस प्रॉपर्टी। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस कैंसर सेल्स जस्ट कंटिन्यू टू डिवाइड, गिविंग राइज टू मास ऑफ सेल कॉल्ड ट्यूमर। इसके पास ये प्रॉपर्टी नहीं होती है, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन होता तो वो डिवाइड नहीं करता ना यार, डिवाइड करता जाता है, करता जाता है, करता जाता है, इसीलिए बेटा अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन से वो ट्यूमर बना लेता है।
ट्यूमर दो प्रकार के होते हैं, बिनाइन ट्यूमर एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर। बिनाइन ट्यूमर नॉर्मली मे रिमेन कॉन्फाइंड टू देयर ओरिजिनल लोकेशन एंड डू नॉट स्प्रेड टू दी अदर बॉडी पार्ट्स। वो नॉर्मली बेटा अपने पोजीशन पे कन्फाइंड होते हैं और स्प्रेड नहीं करते दूसरे बॉडी पार्ट्स पे, and causing a little damage, less dangerous होते हैं। Whereas malignant tumor on the other hand are mass of proliferating cells called neoplastic और ट्यूमर सेल्स। मैं आपको बार बार बता दूं, नियोप्लाज्म वर्ड हम ट्यूमर के लिए वैसे यूज करते हैं, बट जैसे कि मैंने आपसे कहा क्योंकि एनसीईआरटी ने यहाँ पे मैलिग्नेंट के लिए लिखा हुआ था तो मैंने यहीं पे वो ट्यूमर में नियोप्लाज्म वर्ड यूज किया है। तो बोला मैलिग्नेंट ट्यूमर ऐसी प्रोलिफरेटिंग सेल्स होती है जिन्हें हम नियोप्लास्टिक सेल्स कह रहे हैं, जो बहुत रैपिडली ग्रो करती है, इन्वेडिंग एंड डैमेजिंग द सराउंडिंग नॉर्मल टिश्यूज। अपने नॉर्मल सराउंडिंग टिश्यूज के अंदर बेटा इन्वेड करती है, डिवाइड करती रहती है। As these cells actively divide and grow, they also starve the normal cells by competing for vital nutrients. Nutrients आए थे नॉर्मल सेल्स के लिए, बट ये कंपटीशन कर रही है, ये कह रही है कि मेरे नंबर तो बहुत ज्यादा है। ये नॉर्मल सेल से न्यूट्रिशन छीन के खुद तो न्यूट्रिशन ले लेती है, नॉर्मल सेल्स स्टार्व हो जाती है, भूखी रह जाती हैं। आगे लिखा हुआ है सेल्स स्लव्ड फ्रॉम सच ट्यूमर रीच द डिस्टेंट साइट थ्रू ब्लड wherever they get lodged in the body they start new tumor there। ये मैंने आपको लिखवाया, अभी बनाया डायग्राम में। ब्लड के थ्रू मैंने लिखा है ना कि ये ट्यूमर जो होती है ब्लड के थ्रू माइग्रेट करके नई नई जगहों पे जाती है, वहां से टूटी नई जगह पे गई, नई जगह पे बेटा घर बनाया, दे स्टार्ट फॉर्मिंग अ न्यू ट्यूमर देयर। This property is called as metastasis, the most feared property of malignant tumor। ये भी मैंने तुम्हें क्लास में अभी भी बताया। आधे बच्चे क्या कर रहे होते हैं ना बेटा, टाइम पास कर रहे होते हैं क्लास में बैठ के। यहाँ पे भी जो अभी 11th बर्बाद कर रहे हैं ना बेटा, उनको 11th में जब पढ़ाया जा रहा था तो वो यही कर रहे थे, और करते करते बर्बाद करते करते 12वीं में आ गए, 12वीं बर्बाद करते करते जुलाई खत्म हो गया। अब उनको बेटा पता है कब शौक लगेगा, फरवरी आते ही। शौक तो अभी बोर्ड्स में आते आते ही लग जाएगा कि हाय राम बोर्ड्स आ रहे हैं, अब क्या क्या करें, क्योंकि जब पढ़ाया जा रहा होता है तो एनसीईआरटी को ध्यान से नहीं पढ़ रहे। मैंने एक एक शब्द तुम्हें एनसीईआरटी का भी बताया कि जो मेटास्टैसिस होती है सबसे खतरनाक डर वाली बात है कि भाई ये एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करके जा रहा है, जहां जा रहा है वहीं पे बेटा ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। मोस्ट फियर्ड प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्यूमर सेल। ठीक है, ओहो सपोलो यार। अब हम करते हैं बेटा कॉजेज ऑफ कैंसर। ठीक है, इस तरीके से बेटा आप अगर पढ़ाई करेंगे ना और आपका समय निकल जाएगा। समय किसी के लिए नहीं रुकता भाई, समय किसी के लिए नहीं रुकता। आपको होश जब तक आएगा तब तक खत्म हो चुका होगा। मैं बता रही हूं बेटा, बहुत सारे बच्चे लास्ट में ना ये चीज सोचते हैं, काश मेरे पास 2 महीने, बस ऐसे सोच रहे होते हैं मन में कि काश मेरे पास 2 महीने और होते ना, बस 2 महीने में मैं ना सारी चीजें जो बची हुई है ना वो कवर कर लेता। जेन्युइनली बता रही हूं, ये फीलिंग आ रही होती है बच्चों के अंदर। जो इनिशियली जब थे तुम्हारे पास तो तुमने उसको यूटिलाइज नहीं किया, तुमने बर्बाद किया। अभी सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, आपके पास कितना टाइम है। लेकिन ये जो कितना टाइम है ना ये यूं चला जाएगा बेटा। आई एम टेलिंग यू, अगर आप सच में जेन्युइनली चाहते हैं 12th के साथ सिलेक्शन, आपके ऊपर निर्भर करता है। सारे टीचर्स खूब मेहनत करते हैं बेटा, चाहे उम्मीद हो 1 पॉइंट हो, 2 पॉइंट हो, 3 पॉइंट हो, सब बहुत मेहनत करते हैं आपको पढ़ाने के लिए। ठीक है, आप प्लीज सिंसियरली पढ़िए। क्लास में इतनी सारी चीजें आपको कराई जाती है कि एक बच्चा अगर ईमानदारी से पढ़ रहा है ना बेटा, इसको अच्छे से यूटिलाइज कर रहा है तो वो सिलेक्ट हो जाता है। ठीक है, ये याद दिलाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए बार बार में। बाद में ये रियलाइजेशन हो उससे अच्छा अभी रियलाइजेशन हो जानी चाहिए। ओके, बोर्ड्स भी आएंगे, फिर तुम बेटा बोर्ड्स के अलग से परेशान हो रहोगे, बोर्ड्स आ रहे हैं। ठीक है, अब यहां बोर्ड पे ध्यान दो। हम करने वाले हैं कॉजेज ऑफ कैंसर, टेबल बनाते हैं और टेबल में बेटा कॉजेज ऑफ कैंसर को करते हैं। अच्छा, कैंसर कॉजिंग एजेंट्स को क्या बोलेंगे बेटा? कैंसर कॉजिंग एजेंट्स को बोला जाता है कार्सिनोजन। जैसे एलर्जेंस किसके लिए वर्ड यूज किया जाता है, एलर्जी कॉजिंग एजेंट्स इज एलर्जेन, वैसे कैंसर कॉजिंग एजेंट इज कार्सिनोजन। ठीक है ना, तो कॉजेज ऑफ कैंसर में मैं लिख रही हूं सबसे पहले तो बेटा कार्सिनोजन are cancer causing agents। cancer causing agents, carcinogens are cancer causing agents। नॉर्मल पोर्ट्रेट में ये डब्बा बनाओ। ठीक है,
फिजिकल एजेंट्स ज्यादा बड़ा है भी नहीं बेटा, बहुत छोटा छोटा सा है। फिजिकल एजेंट्स, केमिकल एजेंट्स एंड बायोलॉजिकल एजेंट्स, ठीक है, 3 पार्ट्स में, और बहुत छोटे छोटे। अब जितनी भी चीजें आपको पढ़नी है ना, आपको अभी आप कैंसर कॉजिंग एजेंट्स पढ़ रहे हैं, फिर आप पढ़ेंगे डायग्नोसिस कैसे की जाती है, ठीक है, और उसके बाद आपको पढ़ना है कि ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। तो बहुत छोटे छोटे पार्ट्स है बेटा, ठीक है। यस, चलो कैंसर कॉजिंग एजेंट्स, कैंसर कॉजिंग एजेंट्स में सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं मैम, हमारे पास होते हैं फिजिकल एजेंट्स, हमारे पास होते हैं मैम फिजिकल एजेंट्स, हमारे पास होते हैं मैम केमिकल एजेंट्स, और हमारे पास होते हैं बेटा, हमारे पास होते हैं बेटा बायोलॉजिकल एजेंट्स, बायोलॉजिकल एजेंट्स। तो जब आप फिजिकल एजेंट्स की बात कर रहे हैं तो आप रेडिएशंस की बात कर रहे हैं। जब आपका किसी भी इस तरीके की रेडिएशन, जो एक्स रेज है, यूवी रेज है, गामा रेज है, इनका अगर आपको बहुत ओवर एक्सपोजर हो जाए तो ये कैंसर कॉजिंग हो सकते हैं। ओवर एक्सपोजर ऑफ दीज कार्सिनोजेंस, फिजिकल एजेंट्स में आपकी रेडिएशंस आती हैं बेटा। यूवी रेज नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस हैं, एंड एक्स रेज, गामा रेज ये आयोनाइजिंग रेडिएशंस है। आयोनाइजिंग, नॉन आयोनाइजिंग वैसे आप पढ़ते हो ना कि एटम में से इलेक्ट्रॉन अगर बेटा रिमूव करवा दे, इतनी स्ट्रॉन्ग पावर हो, तो आप आयोनाइजिंग रेडिएशंस बोलते हैं, या जो ऐसा नहीं करते वो नॉन आयोनाइजिंग होते हैं। तो आयोनाइजिंग, नॉन आयोनाइजिंग कैटेगरीज में भी आपसे ऐसे पूछा जाता है। ये सारी रेडिएशंस जिनकी वजह से कैंसर होता है, इन्हें आप फिजिकल एजेंट्स कहते हैं। तो आप कहते हैं रेडिएशंस, रेडिएशंस लाइक एक्स रेज, गामा रेज, these are basically ionizing radiations, ionizing radiations, comma UV rays, non ionizing radiation। ये सारे कैंसर कॉजिंग एजेंट्स हैं। ये किस कैटेगरी में आते हैं बेटा? फिजिकल एजेंट्स। क्या कर सकते हैं बेटा? आपके जीन्स में चेंजेस कर सकते हैं, बदलाव कर सकते हैं, एक्टिवेशन कर सकते हैं, म्यूटेशंस कर सकते हैं, ठीक है। केमिकल एजेंट्स, केमिकल एजेंट्स में सबसे केमिकल कॉमन जो एजेंट है दैट इज टोबैको। टोबैको जो होता है, चाहे टोबैको स्मोकिंग कर रहे हो, चाहे टोबैको बेटा च्यू कर रहे हो, टोबैको इज अ केमिकल एजेंट दैट कॉजेस कैंसर। टोबैको के अलावा बहुत सारे बेटा पॉल्यूटेंट्स है मार्केट में। मस्टर्ड गैस हो गई, कोल टार हो गया, जो कोल के बर्न करने से बेटा एक लिक्विड बनता है कोल टार, उसको बर्न करने से जो बेटा पॉल्यूटेंट हवा में दिखता है काले काले रंग का, सूट बोलते हैं। दीज आर ऑल पॉल्यूटेंट्स। एस्बेस्टॉस मैंने तुम्हें पढ़ाया होगा बेटा, कब? एस्बेस्टॉस मैंने तुम्हें पढ़ाया था जब मैंने तुम्हें ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिजीज पढ़ाई थी। जिनकी 11th बर्बाद है उनको नहीं पता होगा, जिन्होंने सुना है एस्बेस्टोसिस होता है। एस्बेस्टॉस इज अगेन अ पॉल्यूटेंट। ऐसे आपके एयर में प्रेजेंट या कुछ ऐसे पॉल्यूटेंट्स जिनकी वजह से, जो केमिकल्स है बेसिकली, जिनकी वजह से कैंसर हो रहा है, वो केमिकल एजेंट्स है। तो केमिकल एजेंट्स में मैं लिख रही हूं जैसे कि टोबैको हो गया, तंबाकू, and tobacco smoking is one of the main reasons for lung cancer, ठीक है ना। टोबैको स्मोकिंग किया, टोबैको चूइंग किया, टोबैको में बेसिकली जो केमिकल है या आपके कुछ पॉल्यूटेंट्स है बेटा, सूट, कोल टार, मस्टर्ड गैस, asbestos, these are all pollutants, chemicals हैं बेसिकली। asbestos मैं ब्रैकेट में इन सबके लिए लिख दे रही हूं, these are pollutants। अगर आपको ऐसे केमिकल्स की वजह से, केमिकल्स के एक्सपोजर की वजह से बेटा कैंसर हो रहा है, these are chemical agents, chemical carcinogens। बायोलॉजिकल एजेंट्स, बायोलॉजिकल बोल रहे हैं भाई। कैंसर कॉजिंग वायरसेस, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस HPV, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस HIV, हेपेटाइटिस B वायरस HBV, ये सारे वायरसेस दीज आर हैविंग वायरल ऑन्कोजीन्स। इनके पास वायरल ऑन्कोजीन्स होते हैं। ये जीन्स अगर आपके जीन से जुड़ जाए,
हाईजैक कर लेंगे आपके सिस्टम को, आपके जीन्स में बदलाव करेंगे और वो सारी चीजें करवाएंगे जो ये करना चाहते हैं, कैंसर हो जाएगा। तो बायोलॉजिकल एजेंट्स में वायरसेस आते हैं बेटा, वायरसेस लाइक HPV, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, हालांकि मैंने एसटीडी में आपको रिप्रोडक्टिव हेल्थ में सबके फुल फॉर्म लिखवाए हैं, पैपिलोमा वायरस, HIV का तो मैं नहीं लिखवा रही वापस से, HBV, हेपेटाइटिस बी वायरस, हेपेटाइटिस बी वायरस have वायरल ऑन्कोजीन्स, और ये वायरल ऑन्कोजीन्स क्या कर सकती है, कैन कॉज चेंजेस एंड म्यूटेशंस इन आवर जीन्स। दैट्स इट। यहां तक हो गया है, मतलब यहां तक समझ में आ गया है तो बता दो, नोट कर लो, पहले नोट कर लो। थोड़ा एसी ठंडा कर देना। डन कर लो बेटा फटाफट से। शुभम बेटा दीज आर ऑल पॉल्यूटेंट्स, ऐसे लिखना है। गुरमन बेटा बहुत बहुत धन्यवाद। अब बेटा इन सारों की वजह से कैंसर हो गया, इन सारे एजेंट्स की वजह से कहीं ना कहीं तुम्हारी जीन्स में म्यूटेशंस आ गई जिसकी वजह से कैंसर हो गया। अब कैंसर की डायग्नोसिस कैसे होती है, कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है? अलग अलग टाइप के कैंसर की बेटा डायग्नोसिस अलग अलग होती है, ठीक है, क्योंकि कैंसर बेटा सबसे कॉमन कैंसर होता है एपिथेलियल सेल्स का कैंसर, जो आपको माउथ कैंसर दिख रहा है या ब्रेस्ट कैंसर दिख रहा है, दीज आर द कैंसर ऑफ द एपिथेलियल सेल्स। 85% ऑफ द कैंसर्स आर कैंसर ऑफ एपिथेलियल सेल्स। बट बेटा कैंसर तो बेटा कहीं पे भी बहुत सारी जगहों पे हो सकता है, ब्लड कैंसर हो सकता है, एपिथेलियल टिश्यू का कैंसर हो सकता है, डिफरेंट टाइप ऑफ कैंसर्स आर देयर एंड दैट इज वाई अलग अलग कैंसर की डायग्नोसिस अलग अलग होती है, अलग अलग कैंसर की ट्रीटमेंट्स भी अलग अलग होती है। तो डायग्नोसिस कैसे किया जाता है मैम? एक डायग्नोसिस तो तुम्हें सबसे इजिली पता होगा, ब्लड टेस्ट कर लो, ब्लड एंड बोन मैरो टेस्ट, है ना। ब्लड टेस्ट करने से बेटा क्या होता है ना, ल्यूकीमिया जिसे कहते हैं, नंबर ऑफ WBCs बढ़े हुए हैं। नॉर्मल WBCs होते हैं आपके बॉडी के अंदर 6000 से 8000 पर mm³ ऑफ योर ब्लड। अगर WBCs बहुत ज्यादा बढ़े हुए हैं तो ल्यूकीमिया का, कैंसर का मतलब बढ़ा हुआ है, कैंसर का मतलब ही तो बढ़ा हुआ है ना। तो अभी हम पहले करेंगे बेटा क्या, डिफरेंट टाइप ऑफ द डायग्नोसिस दैट वी कैन डू फॉर कैंसर। पर पहले मैं यहां तक की NCERT की रीडिंग आपको करा देती हूँ। देखो कॉजेज ऑफ कैंसर, ठीक है ना, एक बारी कॉजेज ऑफ कैंसर करते हैं, ठीक है। तो कॉजेज ऑफ कैंसर में NCERT कहती है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नॉर्मल सेल्स इनटू कैंसरस सेल, कैंसरस नियोप्लास्टिक सेल मे बी इंड्यूस्ड बाय फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल एजेंट्स। नॉर्मल सेल को कैंसर में कन्वर्ट करने के लिए, नियोप्लास्टिक सेल में कन्वर्ट करने के लिए चाहिए होते हैं फिजिकल, केमिकल या बायोलॉजिकल एजेंट्स। इन एजेंट्स जिनकी वजह से कैंसर होता है इन्हें कार्सिनोजेंस कहा जाता है। Ionizing radiations like X-rays and gamma rays, non-ionizing radiations like UV rays, they can cause a DNA damage leading to neoplastic transformation. कोई भी सेल है आपके, कोई भी रेडिएशन है तुम्हारे DNA में ही चेंजेस कर रही है, तुम्हारे म्यूटेशंस कर रही है, ठीक है ना। The chemical carcinogens like present in the tobacco smoke have been identified as major cause of lung cancer. वैसे ही मैंने तुम्हें बताया, और जब मैं तुम्हें अभी स्मोकिंग वाला टॉपिक पढ़ाऊंगी तो मैं वहां पे बताऊंगी कि टोबैको स्मोकिंग की वजह से दैट इज वन ऑफ द मेजर कॉज ऑफ द लंग कैंसर, ठीक है ना। सिर्फ इसमें टोबैको स्मोक दिया हुआ है, मैंने तुम्हें और भी केमिकल्स बता दिए साथ के साथ। कैंसर कॉजिंग वायरसेस, इनको ऑन्कोजेनिक वायरसेस कहा जाता है। ऑन्को का मतलब भी होता है कैंसर। हैव जीन्स कॉल्ड एज बेटा वायरल ऑन्कोजीन्स, और ये वायरल ऑन्कोजीन्स तुम्हारी जीन से जाके जुड़ के हाईजैक करके म्यूटेशंस करके चेंजेस करके कैंसर कॉज करती है। ये देखो ऑन्को, ये प्रोटो ऑन्कोजीन्स का कॉन्सेप्ट आया। सेवरल जीन्स कॉल्ड एज सेल्यूलर ऑन्कोजीन्स या सी ऑन्कोजीन्स या प्रोटो ऑन्कोजीन्स हैव बीन आइडेंटिफाइड इन नॉर्मल सेल which when activated under certain conditions they could lead to oncogenic transformation of cell। ये वाला पॉइंट मैंने तुम्हें बता दिया था ना ऑलरेडी कि आपकी बॉडी के अंदर नॉर्मल जीन्स होती है, प्रोटो ऑन्कोजीन्स, सेलुलर ऑन्कोजीन्स या सी ऑन्कोजीन्स। ये नॉर्मल सेल्स में होती है, आइडेंटिफाइड इन नॉर्मल सेल्स। जब इनकी एक्टिवेशन हो जाती है तो ये कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू कैंसर कॉजिंग ऑन्कोजीन्स।
अब डायग्नोसिस और डिटेक्शन में देखो पहली लाइन क्या लिखी हुई है, अर्ली डिटेक्शन ऑफ कैंसर इज एसेंशियल एज इट अलाउज द डिजीज टू बी ट्रीटेड सक्सेसफुली इन मेनी केसेस। अगर अर्ली डिटेक्शन हो जाए ना तो ट्रीटमेंट आसान हो जाता है, बहुत सारे कैंसर्स का ट्रीटमेंट अवेलेबल है, कई सारे कैंसर्स के लिए वैक्सीन अवेलेबल है, जैसे कि सर्वाइकल कैंसर। सर्वाइकल कैंसर इज आई थिंक द सेकेंड मोस्ट कॉमन कैंसर इन इंडिया इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एंड इसको प्रिवेंट किया जा सकता है, इसकी वैक्सीन है, सर्वाइकल वैक्सीन। सर्वाइकल कैंसर की, सर्वाइकल वैक्सीन बोल रही हूं, सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन है, ठीक है। तो और ऐसे भी कोई कैंसर बेटा जो आपकी क्या बोलते हैं बॉडी में अगर किसी के है और अर्ली डायग्नोसिस हो जाती है तो ट्रीटमेंट कंपैरेटिवली इजी है, क्योंकि अर्ली डायग्नोसिस का मतलब है ज्यादा जगह पे वो फैला नहीं है। अगर बहुत ज्यादा जगह पे फैल जाता है तो ऑफकोर्स बेटा ट्रीटमेंट भी मुश्किल होगी, है ना। तो कह रहा है बहुत महंगी है। अच्छा, इस पे मैं एक दिन बाद बताऊंगी। जिसने कहा ना बहुत महंगी है, महंगी है, और जब बेटा उसका ट्रीटमेंट करना होगा वो कितना महंगा होगा, वो कितना महंगा होगा। एनीवे, यही तो सोच, मतलब ऐसे बेटा कई लोग पैसे फालतू में उड़ा देंगे, और कई लोग के पास तो चलो हम समझते हैं बेटा कि बहुत सारे लोग तो चलो है नहीं पैसे, कई लोग बेटा तुम्हें पता है जो अफोर्ड कर सकते हैं वो लोग भी जब ऐसी चीजों पे पैसे खर्च करने होते हैं ना तो 4 बार सोचते हैं। सही बता रही हूं मैं, ठीक है। हाँ, इसके बारे में मैं एक बात बताऊंगी। अभी पहले तुम डायग्नोसिस लिख लो, एटलीस्ट आज डायग्नोसिस तो कर लेते हैं। डायग्नोसिस ऑफ कैंसर, ठीक है ना। डायग्नोसिस कैसे की जाती है, डायग्नोसिस में वो डिपेंड करता है बेटा कितने स्ट्रेन के अगेंस्ट में तुमने वैक्सीन लगाई, 4 या 10, तो इसकी अलग अलग वैक्सीन आती हैं। आई विल टॉक अबाउट इट। पहले एक बारी हम डायग्नोसिस के लिए सबसे नंबर 1 टेस्ट लिख रहे हैं, बायोप्सी। जो बायोप्सी बहुत कॉमनली किया जाता है, बायोप्सी एंड हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी, बायोप्सी एंड हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी। बायोप्सी एंड हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी का क्या मतलब है। बायोप्सी का मतलब पता है क्या होता है, जहां मान लो कि ट्यूमर है जो सस्पेक्टेड है कि कैंसर है, तो उस ट्यूमर का से कुछ सेल्स निकाल के उसका सेक्शन करके, बायोप्सी इज सेक्शनिंग ऑफ द टिश्यू, उस जगह से जो टिश्यू निकाला है आपने उसका सेक्शन कर लो। सेक्शनिंग के लिए वर्ड यूज किया जाता है बायोप्सी। एंड देन बेटा उसको पैथोलॉजिस्ट जो है आपके, हिस्टोपैथोलॉजी का मतलब है, हिस्टो मीन्स टिश्यू की स्टडी कर रहे हो, आप देख रहे हो कि उसमें कुछ चेंजेस तो नहीं आए हैं। हिस्टोपैथोलॉजी इज स्टडीइंग दैट टिश्यू, सेक्शन करो अंडर माइक्रोस्कोप, उसकी स्टडी करो, दैट इज हिस्टोपैथोलॉजी। बायोप्सी इज फाइन सेक्शनिंग, बहुत फाइन सेक्शनिंग करते हैं उस टिश्यू की जो भी सस्पेक्टेड है कि इस जगह पे कैंसर हो सकता है। दैट इज द मोस्ट कॉमन वे जो आपने सुना भी होगा। तो हम करते हैं, बायोप्सी इज making fine sections of tissue suspected to be cancerous, fine section of the tissue suspected to be cancerous, and then studied under microscope जिसको बोला जाता है नोन एज हिस्टोपैथोलॉजी, कि कोई चेंजेस तो नहीं है, कुछ गड़बड़ तो नहीं है, नॉर्मल स्ट्रक्चर से कुछ अलग तो नहीं है, इसे हिस्टोपैथोलॉजी कहते हैं बेटा, इसे हिस्टोपैथोलॉजी कहते हैं। तो बायोप्सी एंड हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी कर सकते हो आप। नंबर 2 मैम क्या कर सकते हैं, ब्लड एंड बोन मैरो टेस्ट, यूजुअली ब्लड टेस्ट या बोन मैरो टेस्ट। अच्छा, बोन मैरो टेस्ट क्यों करते हैं, बोन मैरो तो सोर्स है ना सारे ब्लड सेल्स का, सोर्स है, तो बोन मैरो टेस्ट भी कर सकते हो, ब्लड टेस्ट कर सकते हो, जिससे आप
कैंसर, जब ब्लड कैंसर होता है तो यूजुअली ब्लड टेस्ट या बोन मैरो टेस्ट करते हैं. बोन मैरो इज द सोर्स ऑफ ऑल योर ब्लड सेल्स. तो अगर ब्लड सेल्स में कोई गड़बड़ है तो बोन मैरो टेस्ट करके भी पता किया जा सकता है. तो ब्लड टेस्ट एंड बोन मैरो टेस्ट, इसमें कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसे लिख लो कि यूजुअली परफॉर्म्ड इन केस ऑफ ब्लड कैंसर, दैट इज ल्यूकीमिया. ब्लड कैंसर को ल्यूकीमिया कहते हैं. ल्यूकीमिया में नंबर ऑफ WBCs इंक्रीजेस. सपोलो नंबर ऑफ WBCs, इनका नंबर बहुत ज्यादा इंक्रीज कर जाता है. ठीक है मैम, अगला क्या कर सकते हैं? नंबर थ्री कर सकते हैं रेडियोग्राफी. रेडियोग्राफी देखो, अब मैं ना आपको बताती हूं, एक रेडियोग्राफी होती है, एक कंप्यूटर टोमोग्राफी होती है, और एक होती है MRI. आपने MRI भी सुना होगा. एक आपने MRI की मशीन देखी है? बंदा ऐसे, मैं क्या कर रही हूं, बंदे को ऐसे अंदर लेके जाया जाता है, एक चेम्बर टाइप का होता है, आपने देखा होगा. आजकल तो आप लोग इतने एक्टिव हो हर जगह कि आपने ऐसी चीजें तो बेटा जरूर देखी होगी. MRI, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग. तो ये 3 चीजें कर सकते हो जिनमें अलग अलग चीजों का इस्तेमाल होता है. तो रेडियोग्राफी पहले आई थी. रेडियोग्राफी में रेडिएशन है, तो आप क्या कर रहे हो बेटा, रेडियोग्राफी की मदद से एक्सरेज का इस्तेमाल करके आप इमेज निकाल रहे हो. पर ये इमेज जो होती है 2D इमेज होती है. ये एक्सरे से जहां पे भी मान लो ट्यूमर है ना यार, तो फोटो ले लो ना. फोटो वैसा फोटो नहीं ले सकते ऑर्गन्स की. इंटरनल ऑर्गन्स के लिए तो बेटा तुम्हें रेज का इस्तेमाल करना पड़ता है. तो रेडियोग्राफी में क्या करते हैं बेटा, एक्सरेज का इस्तेमाल करते हैं, बट 2D इमेज मिलती है. कंप्यूटर टोमोग्राफी, CT स्कैन कहते हैं. CT स्कैन भी तुमने सुना होगा. कंप्यूटर टोमोग्राफी में भी एक्सरेज का इस्तेमाल करते हैं, बट इससे आपके इंटरनल ऑर्गन्स की 3D इमेज आती है. सो देयर इज अ 3D इमेज. ठीक है. एंड मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, जिसे एक्चुअल में सबसे सेफेस्ट टेक्निक माना जाता है अमंग ऑल द डायग्नोसिस टेक्निक. MRI में आप स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड्स का यूज करते हो, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जो होती हैं सेफ हैं कंपैरेटिवली एक्सरेज और इनके कंपैरिजन में. जो आप रेडियोग्राफी में या टिश्यू सेक्शनिंग कर रहे हो, इन सबके कंपैरिजन में मैग्नेटिक फील्ड जो होती हैं, जो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक रेडिएशंस का आप यूज करते हैं, इसमें भी आपको 3D इमेज मिलता है. तो दैट इज MRI, जो आपने देखा होगा ना. तो ये 3 चीजें बेटा आप कर सकते हो. ठीक है ना, इसको लिख लेते हैं कि रेडियोग्राफी में आप क्या कर रहे हो, एक्सरेज आर यूज्ड, X-rays used to obtain 2D इमेज. आप बोलोगे इमेज से कैसे पता चलेगा यार, अगर कोई ट्यूमर है तो पता तो चल ही सकता है ना. 2D इमेज ऑफ इंटरनल ऑर्गन. ठीक है. और मैम नंबर 4 कंप्यूटर टोमोग्राफी, CT स्कैन. CT स्कैन, कंप्यूटेड टोमोग्राफी, कंप्यूटेड टोमोग्राफी. CT कंप्यूटर टोमोग्राफी. कंप्यूटर टोमोग्राफी में आप क्या करते हो, एक्सरेज यूज्ड टू ऑब्टेन 3D इमेज ऑफ इंटरनल ऑर्गन. 3D इमेज ऑफ इंटरनल ऑर्गन. 3D इमेज ऑफ इंटरनल ऑर्गन. नंबर 5 मैंने क्या बताया, ये सारे इंटरनल ऑर्गन्स की इमेज के लिए ही होती है. MRI. MRI का मतलब होता है बेटा मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग. मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, MRI. और MRI में बेटा आपने किसका इस्तेमाल किया, मैग्नेटिक फील्ड्स, एंड दैट इज व्हाई इट इज सेफेस्ट अमंग ऑल. स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड्स, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड used to obtain again 3D image of internal organ. 3D image of internal organ. अलग अलग बेटा चीज कंडीशन में अलग अलग चीजें की जाती है. दिस इज रिगार्डेड एज द सेफेस्ट टेक्निक एज पर एनसीईआरटी भी दिया हुआ है, सेफेस्ट टेक्निक अमंग ऑल.
क्या इसके अलावा भी कुछ कर सकते हैं मैम? बेटा 2 चीजें और बताऊंगी आज के लिए, उसके बाद हम इसका ट्रीटमेंट अगले दिन कर लेंगे, क्योंकि हम एनसीईआरटी की रीडिंग तो साथ के साथ ऑलमोस्ट कर चुके हैं। अच्छा सुनो अब मेरी बात, ये आप नोट करो। इसके अलावा पता है क्या कर सकते हैं? एक होता है एंटीबॉडी टेस्ट, एंटीजन एंटीबॉडी टेस्ट, और एक होता है प्री डायग्नोसिस। ठीक है ना, प्री डायग्नोसिस टेस्ट नहीं है, अगर किसी को पहले से डायग्नोसिस करनी है, ठीक है ना, तो ये भी कर सकते हैं। पहले यहां तक बेटा डन डनाडन डन कर लो। दो ही चीजें बताऊंगी, एंटीबॉडी टेस्ट और प्री डायग्नोसिस टेस्ट। देखो एंटीबॉडी टेस्ट में क्या होता है ना, अगर आपकी नॉर्मल सेल्स है और अगर उससे कंपेयर करोगे कैंसरस सेल से, तो कैंसर सेल्स के ऊपर कुछ स्पेसिफिक एंटीजेंस होते हैं जो एक्सप्रेस हो रहे होते हैं उनकी सेल के सरफेस पर। आपके नॉर्मल मतलब ऐसे समझो, एक नॉर्मल सेल है, उसकी शक्ल बिल्कुल नॉर्मल है। अगर एक एबनॉर्मल सेल है जो कैंसर सेल है, उसके ऊपर कुछ प्रोटीन्स प्रेजेंट होंगी जो उसको नॉर्मल सेल से अलग बना रही है। तो जो बेटा उसके ऊपर एक्सप्रेस होने वाली प्रोटीन्स है ना, मैं कह रही हूँ एक एंटीजन है। अब मैं तुम्हें समझाती हूं, पहले आपने ये नोट कर लिया है? आपने ये नोट कर लिया है सारे बच्चों ने? कीमोथेरेपी ट्रीटमेंट होता है, डायग्नोसिस नहीं होती है। कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, सर्जरी, ये ट्रीटमेंट्स है नलायक। ये हम डायग्नोसिस कर रहे हैं, पहचान रहे हैं, पकड़ रहे हैं कि किसी को कैंसर तो नहीं है। कीमोथेरेपी जब पकड़ में आ जाएगा तो कीमोथेरेपी करते हैं, जहां ड्रग्स का इस्तेमाल कर रहे हैं ट्रीटमेंट के लिए। अब नंबर 6 जो मैं बता रही हूं बेटा, इसे हम कह रहे हैं एंटीबॉडी टेस्ट। इसे समझो कि किया क्या जाता है एंटीबॉडी टेस्ट में। बेसिकली मैं कह रही हूं बेटा, मान ले अगर एक नॉर्मल सेल है, तो मान ले, जस्ट हाइपोथेटिकली समझा रही हूं कि एक नॉर्मल सेल है। नॉर्मल सेल की शक्ल ऐसी दिखनी चाहिए थी मैम। एक एबनॉर्मल सेल है जो मैं कह रही हूं कैंसर। कैंसर वाले सेल के ऊपर ना कुछ प्रोटीन्स का एक्सप्रेशन होता है, मान लो ये एंटीजेंस, इसके ऊपर ना कुछ एंटीजेंस एक्सप्रेस हो रहे हैं जो नॉर्मली नहीं होने चाहिए थे मैम। इसके ऊपर कुछ ऐसे एंटीजेंस एक्सप्रेस हो रहे हैं जो शायद नहीं होने चाहिए थे। ये एंटीजेंस मैम एक कैंसर सेल के ऊपर ही एक्सप्रेस हो रहा होगा, नॉर्मल सेल के ऊपर एक्सप्रेस नहीं हो रहा होगा। कैंसर सेल बनाना है, ये बनाना है। दिस इज द एंटीजन एक्सप्रेस्ड। इससे भी हम पकड़ सकते हैं बेटा, ये भी एक तरीका है। अब बेटा होता क्या है ना, अगर मान लो एक पर्टिकुलर एंटीजन उसके ऊपर एक्सप्रेस हो रहा है, एक पर्टिकुलर एंटीजन अगर उसके ऊपर एक्सप्रेस हो रहा है, आपने नोट कर लिया था ना बेटा? नॉट डन यार, तुम पहले डन कर लो भाई, तुम डन करो आराम से। एक काम करो, 5 मिनट लेके डन करो। कर लो कर लो कर लो कर लो। मैं 2 मिनट बेटा ब्रेक ले लेती हूँ, आप करो करो आराम से करो। करो 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 बेटा, करते रहो, डन आराम से लिखो। 10 मिनट का टाइम लो। एंटीबॉडी टेस्ट कर सकते हैं। मान लो एक नॉर्मल सेल है और एक कैंसर सेल है। कैंसर सेल के ऊपर मैंने कहा कोई एंटीजन एक्सप्रेस हो रहा है, वो नॉर्मल सेल में नहीं होना चाहिए था। हम क्या कर सकते हैं बेटा, उस एंटीजन के प्रति एंटीबॉडी डाल सकते हैं। डिटेल में मत जाओ। अगर एक कैंसर सेल होगा ना, उसके ऊपर जो एंटीजन एक्सप्रेस हो रहा है, जो बदमाश है एक्चुअल में, अगर मैं उसके प्रति एंटीबॉडी दूंगी तो दोनों बाइंड कर जाएंगे। अगर बाइंड कर गया तो मुझे पता चल जाएगा भाई एंटीजन था तभी तो बाइंड कर गया। समझ में आ रही है मेरी बात? अगर एंटीजन नहीं था तो बाइंड नहीं करेगा। मैंने कोई एंटीबॉडी इसके अगेंस्ट में दी तो नॉर्मल सेल है तो बाइंड नहीं कर रहा है। इसकी बहुत डिटेल्ड बेटा डिस्क्रिप्शन है, जरूरत नहीं है उतना ज्यादा जाने की। नॉर्मल भाषा में समझो कि अगर एक कैंसर सेल है उसके ऊपर कोई एंटीजन एक्सप्रेस हो रहा है, अगर हो रहा होगा और मैं उसके खिलाफ उसकी रिस्पेक्टिव एंटीबॉडी डालूंगी तो वो उससे कॉम्प्लीमेंट करके बाइंड कर जाएगा। मुझे पता चल जाएगा कि बाइंड कर गया है, मतलब कि एंटीजन था, मतलब कि कैंसर है। अगर नहीं बाइंड किया, नॉर्मल सेल है, तो नहीं होगा कुछ भी। ठीक है ना? यस। तो हम यहां पे कह रहे हैं एंटीबॉडी अगेंस्ट these can be given
if binds and complementary, if binds and complementary, तो कैंसर। ठीक है, यस। हाँ, डॉक्टर बनेंगे तो डिटेल में पढ़ना ही पड़ेगा बेटा, उपाय क्या है। और एक नोट डाल के मैं लिखती हूं, प्री डायग्नोसिस भी कराते हैं। प्री डायग्नोसिस मतलब ये डायग्नोसिस नहीं है, एक्चुअल में प्री डायग्नोसिस है। कैंसर है मतलब हुआ नहीं है ऐसा कुछ जिसकी वजह से, पहले लिख लेने दो भाई। प्री डायग्नोसिस मतलब होता है अगर मान लो कि फैमिली में ऐसा हो रहा है, फैमिली में कि कैंसर की चीजें, कैंसर बहुत ज्यादा दिखता है फैमिली हिस्ट्री में, तो आप अपनी प्री डायग्नोसिस करा सकते हैं। जीन्स को पहले से देख सकते हैं, टेस्ट करा सकते हैं जीन्स को कि यार कहीं मेरी कोई जीन्स ज्यादा एक्सप्रेस तो नहीं है। मान लो 10,000 जीन्स एक्सप्रेस होनी चाहिए थी, तुम्हारी 30,000 जीन्स एक्सप्रेस है, हाइपोथेटिकली बता रही हूं, तो ओवर एक्सप्रेशन तो नहीं हो रहा है। अगर ओवर एक्सप्रेशन हो रहा है तो आप उसको पहले से ही प्री डायग्नोसिस रह के देख सकते हैं कि यार ऐसी चीजों से एक्सपोजर ना हो। समझ रहे हो मेरी बात, कि ऑलरेडी आपकी जीन्स ओवर एक्सप्रेस कर रही है, मतलब कुछ तो गड़बड़ हो सकती है दया, तो प्रिकॉशंस ले सकते हो, बेसिकली ऐसा होता है। तो प्री डायग्नोसिस में क्या कह रहे हो, इफ कैंसर रन्स इन फैमिली history, one can pre-diagnose for over expression of genes, for over expression of genes। मान लो कि नॉर्मली 10,000 जीन्स एक्टिवेट होने चाहिए थे, लेकिन प्री डायग्नोसिस में पता चल गया, किसी ने प्री डायग्नोसिस कराई और मान लो कि चांसेस हैं, पता चला 20,000 जीन्स एक्टिवेटेड है, तो दिस इज अ प्री डायग्नोसिस टेक्निक। ठीक है ना, दैट्स इट, आज यहीं तक पढ़ेंगे। ठीक है सृष्टि, यस एवरीबॉडी। कह रहा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कार्सिनोजन एंड ऑन्कोजिन। मेरे भाई, कार्सिनोजन इज कैंसर कॉजिंग एजेंट, ऑन्कोजीन जीन है। ठीक है, डन डनाडन डन कर लो। सिर्फ और सिर्फ ड्रग्स वाला टॉपिक, इसके ट्रीटमेंट वाला टॉपिक बचा है, यानी कि क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ में मोस्ट लाइकली नेक्स्ट 2 लेक्चर्स एंड ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस खत्म हो जाएंगे विद क्वेश्चन प्रैक्टिस। ठीक है ना, अगले 2 लेक्चर्स में। बट पहले मेरे को एक बारी इसकी एनसीईआरटी की रीडिंग करा लेने दो, मैं एनसीईआरटी की रीडिंग करा के जाऊंगी। ठीक है ना, ताकि इसका सिर्फ ट्रीटमेंट वाला पार्ट बचे, और ट्रीटमेंट के साथ में फिर अगले दिन हम ड्रग्स भी स्टार्ट करेंगे। ड्रग्स मोस्ट लाइकली 70% खत्म हो जाता है, क्योंकि अल्कोहल वाला जो पार्ट है ना बेटा इस चैप्टर का, वो अल्कोहल वाला पार्ट बहुत जनरल है, तो मैं यूजुअली वो एनसीईआरटी से ही आपको रीड करने के लिए सजेस्ट करती हूँ। कुछ कुछ उसके इंपॉर्टेंट पार्ट्स है जो हम नोट्स में लिखेंगे, बट मोस्टली वो एनसीईआरटी वाली चीजें जो एनसीईआरटी में रीड करनी है हमें। ठीक है, एक बारी मैं एनसीईआरटी से यहां तक की रीडिंग आपको करा देती हूँ। ठीक है, यहां तक की रीडिंग आपको करा देती हूँ। देखो, डायग्नोसिस के लिए बोला, कैंसर डिटेक्शन इज बेस्ड ऑन बायोप्सी एंड हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी ऑफ टिश्यू। एक ये कर सकते हो, ब्लड एंड बोन मैरो टेस्ट फॉर इंक्रीज्ड काउंट इन केस ऑफ ल्यूकीमिया। बायोप्सी में क्या करते हो, अ पीस ऑफ सस्पेक्टेड टिश्यू इज कट इनटू थिन सेक्शंस। बायोप्सी में टिश्यू जो सस्पेक्टेड है उसको फाइन सेक्शंस में काटा, स्टेन किया, स्टेन मतलब कलर, तभी तो देख पाओगे ना। एग्जामिन अंडर माइक्रोस्कोप, जो माइक्रोस्कोप में देखा उसे हिस्टोपैथोलॉजी बोला। हिस्टो मतलब टिश्यू की स्टडी कर रहे हो, पैथोलॉजी स्टडी, कोई गड़बड़ तो नहीं है। कौन करता है, ऑफकोर्स पैथोलॉजिस्ट करता है। टेक्निक्स लाइक रेडियोग्राफी, जहां एक्सरेज का इस्तेमाल किया जाता है, कंप्यूटर टोमोग्राफी, जहां अगेन एक्सरेज का इस्तेमाल किया जाता है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग आर वेरी यूजफुल टू डिटेक्ट कैंसर ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स। यहां इंटरनल ऑर्गन्स के ही तो बेटा फोटो निकाल रहे थे हम ना, ये सारे इंटरनल ऑर्गन्स, इंटरनल ऑर्गन, इंटरनल ऑर्गन, ये सारे इंटरनल ऑर्गन्स के लिए किया जाता है, हमने लिखा हुआ है नोट्स में सब, है ना। कंप्यूटर टोमोग्राफी एक्सरेज का यूज करती है 3D इमेज के लिए, रेडियोग्राफी में एक्सरेज से 2D इमेज निकलती है।
MRI यूजेस स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड एंड नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन, इसीलिए तो ये सेफेस्ट टेक्निक है ना। कंप्यूटर टोमोग्राफी में भी एक्सरेज यूज किया, रेडियोग्राफी में भी एक्सरेज यूज किया, एक्सरेज आयोनाइजिंग रेडिएशन है, लेकिन यहां पे तुमने मैग्नेटिक फील्ड्स का यूज किया, नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस का इस्तेमाल कर रहे हो टू एक्यूरेटली डिटेक्ट द पैथोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेस इन द लिविंग टिश्यू, ठीक है ना, इसीलिए ये सेफेस्ट टेक्निक मानी जाती है। एंटीबॉडीज अगेंस्ट कैंसर स्पेसिफिक एंटीजेंस आर ऑल्सो यूज्ड इन डिटेक्शन ऑफ सर्टेन कैंसर्स, कई कैंसर्स के लिए एंटीजेंस के प्रति स्पेसिफिक एंटीबॉडीज का इस्तेमाल करके डिटेक्ट कर सकते हो। टेक्निक्स ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी applied to detect genes in individuals will inherit susceptibility to certain cancer, फैमिली हिस्ट्री में रन कर रहा है। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का कैसे इस्तेमाल कर सकते हो? आइडेंटिफिकेशन ऑफ सच जीन्स which predispose an individual to certain cancer may be very helpful in prevention of certain cancer. Such individuals may be advised to avoid exposure to particular carcinogen to which they are susceptible, जैसे कि टोबैको in case of लंग कैंसर। बोला कि अगर फैमिली हिस्ट्री में रन कर रहा है तो ऐसी जीन्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं जो हो सकता है कि ओवर एक्टिवेटेड हो सकती हैं, आगे जाके हो सकता है कि देयर इज अ चांस, तो उनको कहा जाता है कि ऐसे कैंसर कॉजिंग एजेंट से आप दूर रहो ताकि अवॉइड कर सको, इसे प्री डायग्नोसिस कहते हैं, ठीक है। ट्रीटमेंट हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, आई एम श्योर आपकी अगली क्लास है, आपको भी ब्रेक चाहिए, तो मैं अब जा रही हूँ, टाटा बाय बाय कर रही हूँ। मैं डेजी का न्यू फोटो लगाऊंगी 2.0 का, अभी ये 1.0 का है, और 2.0 की लिंक्स मैंने टेलीग्राम पे दे दी थी, तो आप वहां से बेटा जब भी परचेज करोगे, मैं बार बार वहां पे भी मैंने बोला है बेटा, अगर आप परचेज कर रहे हो प्लीज अपना रिव्यू जरूर शेयर करना, ठीक है ना, रिव्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। रियल टेस्ट सीरीज का कुछ इन्फॉर्मेशन है आपके लिए बेटा, इसको आप रीड कर लेना क्लास के बाद, जब भी आपकी क्लास खत्म होती है। और थैंक यू और बाय बाय, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत थैंक यू बेटा, धन्यवाद। आप अच्छी तरीके से पढ़ाई कीजिए, आपके भी बोर्ड एग्जाम्स आने वाले हैं, और घबराइए मत, जैसे पढ़ाई कर रहे हैं, अगर अच्छी कर रहे थे, बोलूंगी जैसे पढ़ाई कर रहे थे वैसे ही करिए, यानी कि पढ़े रहते हैं मैम, हम तो पढ़े हुए थे तब से, अप्रैल से पढ़े ही तो हुए, मैम ने कहा था जैसे कर रहे थे वैसे ही करना है, पढ़े रहना है, ठीक है ना, वैसे नहीं करना है। तो आज आपको अब एक गाना सुनाती हूँ, और आज मैंने ना यकीन में एक गाना सुना है, मैं वही गाना आपको सुनाती हूँ। हालांकि मैं ऐसे गाने यूजुअली सुनती नहीं हूँ या गाती नहीं हूँ, बट बहुत पहले मैं ये गाना सुना करती थी, और सडनली मैंने ये गाना ना कुछ मतलब टाइम पहले सुना, और फिर मैं ये गाना ही गुनगुना रही थी, तो मैंने कहा यही गाना सुनाती हूँ। हालांकि आई एम ए वेरी रेट्रो काइंड ऑफ अ पर्सन, बट मैं गाना गाती हूँ, ये पंजाबी गाना है एक, और अगर मैं गलत, ऑफ कोर्स प्रोनाउंसिएशन में गलत कर सकती हूँ, तो बेटा भूल चूक माफ कर दीजिएगा, ठीक है ना, बड़े आए। अब सुनो गाना, ठीक है। मैं ते तू ते होर कोई ना, मेरा ते दिल पे जोर कोई ना, मैं तेरी क्वीन आवे, दिल दी कलीन आवे, कर दे स्माइला तेरा मुंह चाई देवे मैनू, मैनू जुत्तियां दी लोड़ नी, तू चाई देवे मैनू गुच्चियां दी लोड़ नी, तू चाई देवे मैनू जुत्तियां दी लोड़ नी, तू चाई देवे मैनू गुच्चियां दी लोड़ नी, तू चाई दे, तू चाहिदा। मैं थोड़ा गलत गा रही होंगी मुझे पता है, बट एनीवे धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। गुच्ची की लोड क्यों होगी, क्योंकि मेरे पास गुच्ची है, आई हैव गुच्ची, एलवी, प्राडा, मर्सिडीज, आई हैव एवरीथिंग गाइस, तो मेरे को उसकी लोड नहीं है, ठीक है ना। मुझे तो बस प्यार चाहिए आपका बेटा, ठीक है ना। उल्टी पुल्टी रील्स काट के डाल दोगे भाई, फिर बेफालतू की भाई कुछ नहीं, ठीक है ना। चलिए, लव यू ऑल बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद, हम मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट, लव यू ऑल, बाय बाय, थैंक यू, थैंक यू। लेक्चर कौन एंड करेगा? हेलो सर, कैसे हो? बढ़िया सर। क्या था अर्जुन? अरे यार, आपकी